नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर, जहां आपको मिलती है सबसे बेहतरीन हिंदी ऑडियो बुक, रोमांचक उपन्यास, प्रेम कहानियां, सस्पेंस थ्रिलर और दिल छू लेने वाली फैमिली स्टोरीज। दोस्तों, ये पूरी कहानी केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और शिक्षा जागरूकता, एजुकेशनल उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हम किसी भी मूल लेखक, प्रकाशक या कॉपीराइट धारक के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना चाहते। अगर ये कहानी किसी असली लेखक कॉपीराइट होल्डर की है और आपको कोई समस्या आपत्ति है, तो कृपया हमें ईमेल या कमेंट में जरूर बताएं। हम तुरंत इस वीडियो को डिलीट कर देंगे और सम्मानपूर्वक सहयोग करेंगे। अध्याय 121। वह युवक करीब 25-26 साल का था। बाल छोटे कटे हुए, चेहरा बुरा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की कुटिलता सब कुछ बिगाड़ देती थी। उसे देखते ही लगता था वह किसी गैंग का आदमी है। उसकी बॉडी मजबूत थी, छाती की मांसपेशियां उभरी हुई। छाती पर एक नंगी महिला देवदूत का टैटू था। दोनों पंख उसकी छाती पर फैले हुए थे। कला जैसी बनावट थी, लेकिन पहली नज़र में ही वह गुंडा लगता था। उसके पीछे एक मध्यम आयु की महिला भी बाहर आई। उसकी आंखों में आरव के लिए नफरत थी, जैसे आरव ने उससे कुछ छीन लिया हो। युवक आगे बढ़ा। नंदिनी, ये कौन है? उसका लहजा ऐसा था जैसे नंदिनी उसकी हो। नंदिनी की भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हें क्या मतलब? उसकी आवाज़ ठंडी थी। वह युवक हंसा। अच्छा, अमीर लड़कों को फंसाने लगी हो? उसने आरव की ओर देखा। ओए हीरो, नंदिनी से दूर रहो, वह मेरी औरत है। अगर उस पर नजर डाली तो टांग तोड़ दूंगा। उसने मुट्ठी भींची। जोड़ों से हल्की आवाज आई। आरव हल्का मुस्कुराया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। लिंजिचुन, बकवास बंद करो, यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। लिंजिचुन ठंडी हंसी हंसा। क्या करोगी? यहीं खड़ा हूँ। तुम्हें याद है इन सालों में उन गुंडों से किसने बचाया? नंदिनी की आंखें और ठंडी हो गईं। मुझे पता है, वे लोग तुम्हारे ही थे। मैंने कहा था मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे परेशान मत करो, वरना पुलिस बुलाऊंगी। आज वह चुप रहने वाली नहीं थी। आरव उसके घर मेहमान बनकर आया था। वह उसे अपमानित नहीं होने दे सकती थी। लिंजिचुन का चेहरा बिगड़ गया। वह अचानक आगे बढ़ा, नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, पुलिस बुला, आज नहीं छोड़ा तो मेरा नाम भी लिन नहीं। तभी रसोई से एक करछी उड़ती हुई आई, सीधे उसके हाथ पर लगी। साथ ही एक झाड़ू लिए नंदिनी की माँ बाहर आईं। हाथ छोड़, मेरी बेटी को छुआ तो जान ले लूंगी। वह झाड़ू लेकर आगे बढ़ीं। उनके चेहरे पर उम्र के निशान थे, लेकिन नैन नक्श नंदिनी जैसे ही थे। कभी बहुत सुंदर रही होंगी। समय और कठिनाई ने सब बदल दिया। लिंजिचुन नहीं डरा, बस हाथ में दर्द था। वह गरजा, बूढ़ी औरत, काट खाओगी क्या? उसने झाड़ू पकड़ ली। तभी उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया, मजबूती से। वह आरव था। आरव चुप कैसे बैठता? ये दृश्य उसे अपने अतीत की याद दिला रहा था, जब लोग उसकी माँ को तंग करते थे। माँ भी ऐसे ही उसे बचाती थीं। क्या कर रहा है? हीरो बनेगा, लिंजिचुन चिल्लाया, लेकिन उसका हाथ लोहे की पकड़ में था। दफा हो जाओ, आरव ने बस इतना कहा, फिर हल्का सा धक्का दिया। लिंजिचुन जमीन पर गिर पड़ा। आरव के मन में हल्की चिंता आई। अगर यह बदला लेने पर उतर आया तो माँ बेटी को परेशानी होगी। तभी सामने वाली महिला झाड़ू लेकर दौड़ी। मेरे बेटे को मारा, छोड़ूंगी नहीं। आरव की नज़र उस पर पड़ी, बर्फ जैसी ठंडी। महिला वहीं रुक गई। डर साफ दिख रहा था। लिंजिचुन उठ खड़ा हुआ। उसने माँ के कान में कुछ कहा, फिर दोनों अंदर चले गए। आरव की नज़र उसके जाते हुए शरीर पर टिकी रही, ठंडी, गंभीर, फिर सामान्य हो गई। आरव, मुझे माफ़ कीजिए। नंदिनी की आंखें लाल थीं। वह बेहद शर्मिंदा थी। उसने मुश्किल से बुलाया था और यहाँ अपमान हो गया। आरव मुस्कुराया, कोई बात नहीं, आंटी ने खाना बनाया है न, चलो खाते हैं। नंदिनी, क्या ये आरव हैं? नंदिनी की माँ उन्हें देखती रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मदद करने वाला इतना युवा और प्रभावशाली होगा। हाँ माँ, आरव ने नम्रता से कहा। नमस्ते आंटी। बेटा, तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? अगर तुम न होते। वह झुकने लगीं। आरव ने तुरंत रोक लिया। आंटी, मैं खाने आया हूँ। अगर आप ऐसा करेंगी तो मुझे जाना पड़ेगा। वह घबरा गईं, फिर मुस्कुराईं। अच्छा, चलो अंदर खाना खाते हैं।
छोटे से रसोई घर में तीनों बैठ गए। खाना साधारण था, लेकिन स्वाद अद्भुत, इतना कि आरव भी चौंक गया। जिया के हाथ का खाना भी इतना स्वादिष्ट नहीं था। आंटी बार बार उसकी प्लेट में खाना डालती रहीं, बीते दिनों की बातें करती रहीं, धन्यवाद देती रहीं। उन्हें लगता था आरव उनका सबसे बड़ा उपकारी है। इलाज का पैसा, नंदिनी की नौकरी, सम्मान। अगर वह सोचती कि नंदिनी योग्य है, तो शायद दोनों की जोड़ी भी सोच लेती। बातों में पता चला वह पहले 4 सितारा होटल में शेफ थीं, इसलिए खाना इतना अच्छा था। उधर लिन जिचुन वापस आया, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ 10-12 गुंडे थे और एक 30 साल का आदमी। वह नेता लगता था, भारी शरीर, चेहरा खतरनाक, स्पष्ट था। वह साधारण नहीं। लिन जिचुन बोला, बाओ भाई, वह लड़का अमीर लगता है, आज मोटा माल मिलेगा। उसने मेरी औरत छीन ली। नहीं नहीं, आपकी औरत। बाओ भाई की आंखों में चमक आए। चिंता मत कर, उसकी एक टांग तोड़ दूंगा। और लड़की, पहले मैं, फिर तुम्हें दूंगा। धन्यवाद भाई। लिन जिचुन मुस्कुराया। वह अंदर की ओर बढ़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 122। लिन जिचुन रसोई तक पहुंच ही नहीं पाया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे जोरदार लात पड़ी। वह लगभग 3 मीटर दूर जा गिरा। अगर वार पेट पर न पड़ता, तो शायद वह उठ भी नहीं पाता। लात मारने वाला आरव था। उसकी सुनने की क्षमता तेज थी। बाहर की हर आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। जब लिन जिचुन बाहर गया था, तभी आरव समझ गया था कि वह क्या करने वाला है, इसलिए उसने इंतज़ार नहीं किया। सीधे बाहर आकर उसे उड़ा दिया। बाओ भाई और बाकी गुंडे हक्का बक्का रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आरव की ठंडी नज़र सब पर घूमी। उसे ऐसे लोगों से स्वाभाविक नफरत थी। बचपन से वह इन्हीं जैसे लोगों से पीड़ित रहा था। बाओ भाई ने आरव को देखा। वह बेवकूफ़ नहीं था। उसे समझ आ गया, यही वह लड़का है जिसका जिक्र लिन जिचुन कर रहा था। लेकिन यह हीरो खतरनाक था। अंदर से नंदिनी और उनकी माँ बाहर आईं। द्वार पर इतने गुंडे देखकर माँ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह मदद करने दौड़ना चाहती थीं, लेकिन नंदिनी ने रोक लिया। उसे याद था आरव की ताकत। उसे चिंता नहीं थी, सिर्फ अपराध बोध था। लिन जिचुन उठ खड़ा हुआ, चेहरा दर्द से विकृत। बाओ भाई, यही है वो, कटवा दो इसे। बाओ भाई ने इशारा किया। 6 गुंडे आगे बढ़े। उनके हाथ में लोहे की पाइप थी। वे तैयार होकर आए थे। नंदिनी, चलो कुछ लाते हैं, उसे अकेला मत छोड़ो। माँ घबरा गईं। नंदिनी कुछ समझाती, उससे पहले आरव चल पड़ा। सबको बस धुंधली सी हरकत दिखी। कुछ सेकंड बाद पाइप लिए 6 गुंडे जमीन पर थे। आरव खड़ा था, बिना खरोंच। यह क्या हुआ? माँ बुदबुदाई। माँ, आरव बहुत ताकतवर हैं, नंदिनी ने शांत स्वर में कहा। बाओ भाई का चेहरा उतर गया। लिन जिचुन का मुंह खुला रह गया। आंगन की महिला दरवाजे पर ही जम गई। भाई, आप किस गैंग से हैं? बाओ भाई की आवाज़ बदली हुई थी। आरव ने सीधा कहा, अपने लोगों को लेकर निकल जाओ, वरना घिसटते हुए जाओगे। आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। बाओ भाई के लिए यह अपमान था, लेकिन वह समझ गया था रुकना नुकसान होगा। वह मुड़ने ही वाला था, तभी दूर से पुलिस की गाड़ी दिखी। उसकी आंखें चमक उठीं। कैप्टन ली, कैप्टन ली। गुंडों ने तुरंत पाइप एक कोने में फेंक दिए। लिन जिचुन तो जमीन पर लेट गया, दर्द का नाटक करने लगा। आरव समझ गया, तो ये खेल है। पुलिस गाड़ी रुकी। 2 पुलिसकर्मी उतरे, एक मध्यम आयु का, थोड़ा भारी शरीर, दूसरा युवा, पतला। ली बाओ, क्या हुआ यहाँ? मध्यम आयु वाला कैप्टन ली था। कैप्टन, हम तो गुजर रहे थे, इसने अचानक हमला कर दिया। मेरे लोग देखिए। उसने जमीन की ओर इशारा किया, आंखों से संकेत भी दिया। कैप्टन ली समझ गया। वह आरव की ओर बढ़ा। इन सब को तुमने मारा? आरव हंसा। पहले ये पूछिए, लड़ाई क्यों हुई? ये भी पूछिए, एक आदमी ने इतनों को कैसे गिराया? तुम? कैप्टन ली चिल्लाया। जो भी हो, भीड़ में मारपीट हुई है, सब थाने चलो। उसने पीछे वाले पुलिसकर्मी को इशारा किया। थाने में उसकी चलती थी। नंदिनी घबरा गई। वह दौड़कर आई। सर, इन लोगों ने हमला किया था, इन्हें बिना पूछे कैसे ले जा सकते हैं? माँ भी परेशान थीं। लिन जिचुन बोला, ये दोनों इसकी साथी हैं, इनकी बात मत मानिए, मैं गवाह लाता हूँ। वह आंगन में गया, सभी पड़ोसियों को बाहर ले आया। डरे हुए चेहरे, सब ने एक स्वर में कहा,
इसी ने मारा। वे सच जानते थे, लेकिन डरते थे। माँ गुस्से से कांप उठी। तुम लोग। नंदिनी की आंखें लाल थीं। अब संतुष्ट, कैप्टन ली बोला, इसे ले चलो, इन दोनों को भी। बाओ भाई हंस रहा था। उसे मजा आ रहा था। तभी युवा पुलिसकर्मी आरव को पकड़ने बढ़ा। अगले ही पल आरव की लात सीधे उसके पेट पर पड़ी। वह दूर जा गिरा। 2 बार पलटी खाए। सब स्तब्ध रह गए। पुलिस पर खुला वार। कैप्टन ली पीछे हट गया। डंडा निकाल लिया। तुमने पुलिस पर हमला किया। लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। उनके पास सिर्फ डंडे थे, बंदूक नहीं। और सामने आरव शांत खड़ा था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें। और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 123, पुलिस पर हमला, वह भी खुलेआम। कानून के अनुसार ये बड़ा अपराध था, लेकिन आरव के लिए ये कुछ भी नहीं था। सिर्फ उसकी वर्तमान पहचान ही नहीं, उसकी ऑडी की नंबर प्लेट ही इस स्थिति को संभालने के लिए काफी थी। कैप्टन ली डंडा ताने खड़ा था। आरव की नज़र ठंडी हो गई। अगले ही पल उसका पैर उठा, सीधे कैप्टन ली के सीने की ओर। गति इतनी तेज थी कि कैप्टन ली प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाया। डंडा हवा में उछला और वह खुद भी जमीन पर जा गिरा। दूसरा पुलिसकर्मी पहले से ही पड़ा था। दोनों धराशायी, सब स्तब्ध। बाओ भाई, लिन जिचुन, नंदिनी, माँ, किसी को विश्वास नहीं हुआ। आरव शांत कदमों से कैप्टन ली की ओर बढ़ा। तुम जानते हो क्या कर रहे हो? पुलिस पर हमला, गोली खाओगे। कैप्टन ली की आवाज कांप रही थी। अब वह शेर नहीं, डरा हुआ मेमना था। आरव ने उसकी छाती पर पैर रख दिया। असल में तुम बहुत मूर्ख हो। अगर मेरे पास सहारा न होता तो क्या मैं हाथ उठाता? उसने दूर खड़ी ऑडी A8L की ओर देखा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ गया। कैप्टन ली की नज़र कार पर गई। नंबर प्लेट देखी, चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे समझ आ गया, यह आदमी उसकी पहुंच से बाहर है। उसका दिल बैठ गया। उसने गुस्से से बाओ भाई को देखा। अगर वह न होता तो यह मुसीबत न आती। बाओ भाई ने भी कार देख ली। उसके हाथ कांप गए। कैप्टन ली मुश्किल से उठा। दर्द सहते हुए आरव के पीछे गया। धीरे से बोला, माफ कीजिए, हम अभी सबको लेकर जाते हैं। आरव ने उसे देखा, कुछ नहीं कहा। वह नंदिनी और उनकी माँ के पास आ गया। कैप्टन ली समझ गया, मामला यहीं खत्म है। उसने दूसरे पुलिसकर्मी को उठाया, बाओ भाई और गुंडों को साथ लिया, और जाते जाते लिन जिचुन को भी पकड़ लिया। आंगन में खड़े लोग स्तब्ध थे, नंदिनी और उनकी माँ भी। वो ऐसे ही चले गए। माँ ने हकलाते हुए पूछा, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। आरव ने हल्की मुस्कान दी, फिर गंभीर होकर बोला, आंटी श्यामा, ये जगह सुरक्षित नहीं है। आप दोनों को यहाँ से हट जाना चाहिए। बाओ भाई भले गया हो, लेकिन वह छूट जाएगा। आरव निश्चिंत नहीं था। माँ असमंजस में थीं, जाएं तो कहाँ? नंदिनी भी चुप थी। कुछ सोचकर आरव बोला, अगर आप भरोसा करें तो कुछ दिन मेरे इंतजाम में रह लीजिए, फिर आराम से नया घर ढूंढ लेंगे। वह विला नंबर 15 की बात कर रहा था। अंदर का काम पूरा था, सिर्फ बाहर का लॉन बाकी। रंग और सामग्री उच्च गुणवत्ता की थी, वयस्कों के लिए सुरक्षित। वह चाहता था कि वे पहली मंजिल के दूसरे गेस्ट रूम में रहें। लेकिन तुम्हें कष्ट होगा, माँ झिझकी। कोई कष्ट नहीं, सामान बांधिए, आरव ने साफ कहा। ठीक है, बहुत धन्यवाद बेटा। माँ की आंखें नम थीं। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था। फर्नीचर छोड़ दिया, बस कपड़े और ज़रूरी चीजें लीं। ऑडी में जितना आ सके उतना ही रखा। माँ पहली बार इतनी महंगी कार में बैठीं। पीछे की सीट पर सीधे बैठी रहीं, हिलने की हिम्मत नहीं। डर था कहीं गाड़ी गंदी न हो जाए। 10 मिनट में विला पहुंच गए। विला देखकर दोनों स्तब्ध रह गईं। यही जगह है? माँ ने अविश्वास से पूछा। हाँ, आरव ने दरवाज़ा खोला। अभी कोई नहीं रहता, आप आराम से रहिए। माँ अंदर जाने में भी झिझक रही थीं। हम होटल में रुक जाते। आरव ने हल्का गुस्सा दिखाया। अगर आप ऐसा कहेंगी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। माँ मुस्कुराईं। ठीक है, कुछ दिन ही। आरव ने सामान अंदर रखा, गेस्ट रूम दिखाया। कमरा सादा था, लेकिन उनके पुराने घर से कई गुना बेहतर। 30 वर्ग मीटर से ज़्यादा। अटैच बाथरूम, रहने लायक से भी अधिक। नंदिनी ने पूछा, क्या मैं आगे यहाँ काम करूँगी? सीढ़ियों के पास व्हीलचेयर स्लाइड देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था। हाँ, 2 दिन में माँ को यहाँ ले आऊँगा। फिर आरव बोला, ये कमरा असल में तुम्हारे और नस सविता के आराम के लिए था।
इसलिए आंटी को यहीं रहने के लिए मना लो। जल्दी घर ढूंढने की जरूरत नहीं। धन्यवाद आरव। नंदिनी की आवाज़ सच्ची थी। फिर धीरे से बोली, आज की बात के लिए माफ़ कीजिए। आरव मुस्कुराया, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। अगर मैं न होता तो तुम्हें घर नहीं बदलना पड़ता। इस बात को यहीं ख़त्म करो। धन्यवाद। वह फिर भी बोली। आरव ने चाबी उसे दी, फिर बाहर निकल गया। उसे पता था, अगर वह रुका रहा तो उन्हें असहज लगेगा। वह अपने अपार्टमेंट नहीं गया, क्योंकि उसने जिया और सिया को नहीं बताया था। इसलिए वह सीधे जिया के विला की ओर चल पड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 124। आरव जब जिया मल्होत्रा के विला पहुंचा, तब शाम के 7 से थोड़ा ही ऊपर था। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। विला में अंधेरा था, सिर्फ बाहर की स्ट्रीट लाइट जल रही थी। अंदर की सारी लाइट बंद। लग रहा था जिया और सिया घर पर नहीं हैं। आरव ने ज़्यादा नहीं सोचा, मोबाइल निकाला। पहले सिया को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। फिर उसने जिया को फ़ोन मिलाया। फ़ोन के उस पार शोर था, जैसे वे किसी मॉल में हों। जिया ने कॉल उठाया, आवाज़ में उत्साह था। पता चला सिया कुछ दिनों में दिल्ली जा रही है, इसलिए दोनों बहनें शॉपिंग कर रही थीं। मॉल में शोर ज़्यादा था। सिया का फ़ोन बैग में था, उसे रिंगटोन सुनाई नहीं दी। जिया ने पूछा, तुम आना चाहोगे? आरव ने मना नहीं किया। लोकेशन पूछी और गाड़ी बढ़ा दी। जगह थी रॉयल सिटी मॉल। यह महिलाओं का पसंदीदा शॉपिंग स्थान था। लगभग हर चीज़ मिल जाती थी। इसी कारण यह मॉल समूह की सबसे लाभदायक संपत्ति था, दोनों कैसीनो से भी ज़्यादा। दुकानों का किराया बहुत ऊंचा था। जब आरव पहुंचा, दोनों बहनें 9वीं मंजिल के एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट में थीं। सिया ने उसे देखते ही खुशी छिपाई नहीं। जिया का चेहरा थोड़ा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में हल्की कोमलता थी। सिया अचानक गंभीर हो गई। आरव, मैं 4 दिन में दिल्ली जा रही हूँ। 1 महीना दूर रहूंगी। उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी। वह लंबे समय तक जिया से अलग नहीं रही थी। आरव मुस्कुराया, पगली, यहाँ से दिल्ली सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट है। मैं मिलने आऊँगा, दीदी भी आएंगी। जिया ने भी कहा, मूर्ख, मैं भी फ्री होते ही आऊँगी। सच? सिया का चेहरा थोड़ा खिल उठा। सच, आरव बोला, दिल्ली में मेरा एक दोस्त है, वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। तुम बस प्रतियोगिता पर ध्यान दो। कौन दोस्त? सिया उत्सुक हो गई। जिया भी देख रही थी। आरव हल्का मुस्कुराया, वहां पहुंचकर जान जाओगी। वह तेजस राठौर की बात कर रहा था। तेजस के रहते उसे चिंता नहीं थी। ठीक है, सिया ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। थोड़ा खाना खाया, फिर तीनों शॉपिंग करने लगे। रात करीब 11 बजे आरव ने उन्हें छोड़ा। इस दौरान जिया ने इशारे में कहा, सिया कुछ दिन उसके साथ ही सोएगी। आरव की मूल योजना खत्म। उसे अकेले लौटना पड़ा। अगली सुबह आरव जल्दी उठ गया। नई ट्रेनिंग शुरू की। दिल्ली में समय कम था, इसलिए वह 3 गुना पस्यूडो ग्रेविटी स्पेस में अभ्यास करता था। अब वह वापस 2 गुना पर आ गया। उसे जल्दबाजी नहीं थी, मजबूत आधार बनाना ज़्यादा ज़रूरी था। घोड़े की मुद्रा का अभ्यास पूरा कर वह विला नंबर 15 गया। वह जल्दी पहुंचा। रिनोवेशन वाले अभी नहीं आए थे, लेकिन अंदर श्यामा आंटी पोछा लगा रही थीं। नंदिनी साथ में मदद कर रही थी। आरव तेजी से आगे बढ़ा, पोछा हाथ से ले लिया। आंटी, आप अभी ठीक हुई हैं? इतना काम क्यों? उसने नंदिनी की ओर भी देखा। रुकने का संकेत। श्यामा आंटी मुस्कुराईं। बेटा, खाली बैठूं तो मन नहीं लगता। थोड़ी सफाई कर लूंगी तो तुम्हारा खर्च बचेगा। आरव समझ गया, नंदिनी ने माँ को मना लिया है। वह बोला, तो तरीका बदलते हैं। कैसा तरीका? आंटी ने पूछा। आरव धीरे से बोला, आपका खाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे यहाँ एक कुक चाहिए। अगर आप चाहें तो मेरे लिए खाना बना सकती हैं। वह रात से यह सोच रहा था। नंदिनी ने बताया था, आंटी नौकरी ढूंढना चाहती हैं, तो क्यों न यही काम करें। इससे नंदिनी माँ की देखभाल पर ध्यान दे सकेगी और नौकरी की समस्या भी हल। श्यामा आंटी के चेहरे पर चमक आ गई। ये तो बहुत अच्छा है। तुम मेरे उपकारी हो। मैं जीवन भर खाना बनाऊंगी। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, काम का पैसा होगा। आंटी ने तुरंत मना किया। मैं पैसा नहीं लूंगी। आरव मुस्कुराया, तो मैं भी नहीं बुलाऊंगा। कुछ पल बाद आंटी बोलीं, ठीक है, तो एक काम करो, नौकरानी मत रखो, सफाई भी मैं करूंगी। आरव ने सोचा, ठीक है, पक्का। आंटी खुश थीं।
नंदिनी की आंखों में कृतज्ञता थी। वह समझ रही थी, आरव उनकी मदद कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, नंदिनी जानती थी, आरव की नीयत साफ है। जब वह उसे देखता, तो उसकी आंखों में कोई लालसा नहीं होती, बस अपनापन। और वह जानती थी, उसकी पहले से प्रेमिका है। बहुत सुंदर, इसलिए वह निश्चिंत थी। आरव ऊपर गया, अपना कमरा साफ किया। सामान ज्यादा नहीं था, बस कपड़े और ज़रूरी चीजें। बिस्तर की चादरें नई लेनी थीं। वह जल्दबाजी में नहीं था। रिनोवेशन पूरा होने पर वह जिया और सिया के साथ शिफ्ट करेगा। करीब 10 बजे वह नीचे आया। नंदिनी को अस्पताल जाना था। नर्स सविता को डिस्चार्ज प्रक्रिया करनी थी। आरव ने उसे साथ लिया। फिर वह जिया के विला पहुंचा। जिया सुबह ही इंडस्ट्रियल जोन के साइट पर चली गई थी। वह काम दूसरों पर नहीं छोड़ती थी। घर में सिर्फ सिया थी। आरव जानता था, कुछ दिनों में वह दिल्ली जाएगी। इसलिए उसने तय किया, आने वाले दिन वह उसके साथ बिताएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 125। सिया आज सफ़ेद ड्रेस में थी। वह पियानो के सामने बैठी थी, एक शाही राजकुमारी जैसी, सौम्य, आकर्षक। पिछले कुछ दिनों में उसकी पियानो कला तेजी से निखरी थी। जितना अधिक अभ्यास, उतनी अधिक प्रतिभा। उसकी प्रगति अब सीधी रेखा जैसी थी। लव ऑफ द स्काई वह लगभग आरव के 99% स्तर तक बजा सकती थी। विश्व प्रसिद्ध पियानो मास्टर्स से भी कम नहीं। बाकी धुनें भी उसने लगभग पूरी तरह सीख ली थीं। आज उसने एक एक करके सब बजाईं। आरव शांत बैठा सुनता रहा। उसकी उंगलियां कीज पर परी जैसी नाच रही थीं। कभी शर्माती मुस्कान, कभी मीठी। आरव ने महसूस किया, उसका मन बेहद शांत है। यह एहसास सिर्फ सिया दे सकती थी। उसके सामने उसका दिल हमेशा गर्म रहता। सिया की मुस्कान उसकी धूप थी। सिया, वहाँ का काम लगभग पूरा है। दिल्ली जाने से पहले वापस शिफ्ट करना चाहोगी? आरव ने पूछा। हाँ, सिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह इन दिनों कभी कभी विला जाकर अपना कमरा साफ करती थी। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी। तो कल शिफ्ट करें? हाँ, इस बार उसकी आंखों में उत्साह था। आरव ने शरारती अंदाज में कहा, तो मुझे धन्यवाद नहीं दोगी? दूंगी। वह धीरे धीरे उसके पास आए। लेकिन आंखें बंद करो, झांकना मत। आरव ने आज्ञा मानी। आंखें बंद कीं। अगले ही पल सिया ने उसके होंठों को हल्के से छुआ। चेहरा लाल, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने लगी, आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार उसने उसके नर्म होंठों को चूमा। बस उतना ही, आगे नहीं बढ़ा। सिया का चेहरा लाल हो गया। आरव, आपने धोखा दिया। नहीं। आंखें बंद थीं। वह बहस करने लगा, मैं दीदी से कहूंगी। आरव चौंक गया। तभी सिया हंस पड़ी। इस बार छोड़ रही हूं। दीदी ने कहा है। किसके अलावा? कुछ नहीं, वरना आप बड़े पागल बन जाओगे। मुझे मेरा आरव चाहिए, कोई पागल नहीं। आरव मन ही मन जिया की मातृशक्ति को प्रणाम कर रहा था। कुछ देर बाद आरव बोला, सिया, तुम्हें नंदिनी याद है? हाँ। क्या हुआ? आरव ने दूसरी मुलाकात से लेकर कल की पूरी घटना बता दी। कुछ नहीं छुपाया। सिया ध्यान से सुनती रही। फिर बोली, अच्छा है, दीदी इतनी व्यस्त रहती हैं, अब खाना बनाने की चिंता नहीं। आरव मुस्कुराया। उसे पता था, सिया समझेगी। दोपहर में जिया देर से लौटी। होटल से खाना लाए। तीनों ने साथ खाना खाया। शिफ्टिंग की बात हुई। सब काम मूविंग कंपनी करेगी, उन्हें कुछ नहीं करना था। दोपहर बाद आरव अस्पताल गया। नर्स सविता और नंदिनी डिस्चार्ज प्रक्रिया में लगी थीं। काफ़ी कागजी काम था, लेकिन तैयारी पूरी थी। कल तक सब हो जाएगा। जरूरी मेडिकल उपकरण पहले ही विला पहुंच चुके थे। कल आधिकारिक रूप से मां घर जाएंगी। नर्स सविता आज बहुत खुश थीं। उनकी बेटी लौटी थी। नंदिनी उनके पीछे पीछे घूम रही थी। आरव को सिर्फ कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने थे, बाकी वह खाली था। 3 बजे के बाद वह इंपीरियल क्लब गया। मीरा कपूर ने व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन वह खुद देखना चाहता था। पिछले 2 दिनों में करीब 10 नए वीआईपी जुड़े थे। सूर्यानगर के अमीर लोग अब यहीं आ रहे थे। आरव ने वहां भी ज्यादातर समय अध्ययन में बिताया। रात 11 बजे लौटा। अगली सुबह बड़ा दिन था, शिफ्टिंग का दिन। जिया और सिया की चिंता नहीं थी। मूविंग कंपनी थी। आरव सीधे अस्पताल गया। आज उसकी मां घर जाएंगी। प्रक्रिया पूरी थी। नर्स सविता और नंदिनी तैयार थीं। धीरे धीरे मां को व्हीलचेयर पर लाया गया। फिर विला नंबर 15
विशेष रूप से तैयार कमरा। आरव और नस सविता ने मिलकर उन्हें लकड़ी के कस्टम बेड पर लिटाया। 4 साल से वह इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज उसने गहरी सांस ली। दिल में हल्की ईर्ष्या जैसी कसक भी आई। सिया और जिया पास खड़ी थीं। सिया पहले भी मिल चुकी थी, जिया पहली बार देख रही थी। दोनों के मन में सम्मान था। श्यामा आंटी ने स्वादिष्ट खाना तैयार कर लिया था। सब साथ बैठे। सिया खुश थी, जिया भी। माहौल हल्का था, हंसी थी। श्यामा आंटी भी सहज हो गईं। नस सविता भी रुक गईं। बेटी आई है, घर में खाना है, मैं भी यहीं खाऊंगी। आज पहली बार उन्होंने सिया को देखा, आरव की नामात्र की प्रेमिका। सिया और आरव को साथ देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आई। वह सच में खुश थीं। पहले उन्होंने नंदिनी का नाम सुझाया था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था उनकी जरूरत नहीं रही। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 126। दोपहर के भोजन के बाद आरव और नंदिनी ने धीरे से मां को आरामदायक व्हीलचेयर पर बैठाया। फिर उन्हें बाहर धूप में ले गए। आज मौसम सुहाना था। धूप हल्की थी, चुभने वाली नहीं। आरव ने मां के चेहरे पर धूप की कोमल चमक देखी। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। 4 साल से वह इस दिन का इंतजार कर रहा था। नंदिनी उसके पास खड़ी थी। आरव की मुस्कान देखकर उसके मन में हल्की हलचल हुई, लेकिन वह क्षणिक था। उसने शांत स्वर में कहा, आरव, अच्छा वातावरण बहुत ज़रूरी होता है। अगर आंटी यहाँ रहेंगी तो शायद जल्दी जाग जाएं। हाँ, आरव ने सिर हिलाया। यही कारण था कि वह उन्हें अस्पताल से घर लाया था। व्हीलचेयर के दोनों ओर जिया और सिया चल रही थीं। विला का ढांचा लगभग वैसा ही था। अंदर सिर्फ कुछ पुरानी चीजें बदली गई थीं। लेआउट वही था। दोनों बहनें खुश थीं। सालों बाद फिर से अपने घर में। जिया के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। अंदर रसोई में नस सविता और श्यामा आंटी बर्तन साफ कर रही थीं। दोनों पहले पड़ोसी थीं, अब साथ काम कर रही थीं। सविता बोली, आरव बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सीधा, बहुत संस्कारी। आप यहाँ काम करेंगी तो कभी नुकसान नहीं होगा। श्यामा आंटी ने सिर हिलाया। सच में, मैंने ऐसा लड़का कम देखा है। न घमंड, न अधीरता। सविता ने हल्की सांस भरी। गरीब घर का बच्चा है, बहुत सहा है। खिड़की से वे बाहर देख रही थीं। आरव और तीनों लड़कियां, तीनों अलग स्वभाव, अलग व्यक्तित्व। सविता ने धीरे से कहा, काश नंदिनी की किस्मत भी ऐसी होती। जो भी लड़की उससे शादी करेगी बहुत खुश रहेगी। उन्होंने पहले सोचा था आरव और नंदिनी, लेकिन अब वह बात खत्म हो चुकी थी। श्यामा आंटी मुस्कुराईं। नंदिनी कहाँ और गू परिवार की लड़की कहाँ? वह तो राजकुमारी जैसी है। उसी जैसी लड़की आरव के योग्य है। सविता चुप रहीं, बस मुस्कुराईं। आधा घंटा धूप लेने के बाद आरव माँ को वापस कमरे में ले आया। फिर वह जिया और सिया के साथ ऊपर गया। दोनों बहनों का कमरा लगभग तैयार था, लेकिन आरव का कमरा अभी खाली था, इसलिए वे दोनों उसी में लग गईं। यह इधर रखो, वह उधर रखो। आधा घंटा भी नहीं लगा, कमरे का पूरा प्लान तैयार। फिर तीनों मॉल गए। आरव का काम पैसे देना, सामान उठाना, डिलीवरी तय करना। शाम कब हुई पता ही नहीं चला। वापस लौटे तो श्यामा आंटी ने खाना तैयार कर रखा था। दोपहर में आरव ने उनके लिए बैंक कार्ड बनवाया था। 1 लाख रुपये थे, 8,000 हर महीने। घर खर्च के लिए 20,000 उनकी सैलरी। लेकिन अगर वह सीधे देता तो वे मना कर देतीं, इसलिए उसने जिया से कहा वह दे। जिया की उपस्थिति में श्यामा आंटी मना न कर सकीं। आखिरकार कार्ड ले लिया। रात को दोनों बहनें फिर आरव के कमरे में लगी रहीं। आरव अपने पुराने अपार्टमेंट गया, जरूरी सामान उठा लाया। फ्लैट अभी छोड़ा नहीं, लीज बाकी थी। कमरा तैयार हुआ। सिया उछलकर बिस्तर पर लेट गई। वाह, कितना आरामदायक। जिया ने पलटकर आरव को देखा। हल्की लाली आरव के होंठों पर, शरारती मुस्कान। अगर सिया न होती तो वह जिया को सीधे बाहों में उठा लेता। जिया ने घूरा चेहरा और लाल। ये स्विच क्या है? सिया ने चमकता बटन देखा। आरव मुस्कुराया। दबाकर देखो। सिया ने दबाया। हल्की मशीनरी आवाज। छत खुली। ऊपर पूरा तारों भरा आकाश। वाह, सिया की आंखें चमक उठीं। जिया भी पास आ गई। यह असली है? सिया ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? आरव बिस्तर के पास आ गया। सिया ने अचानक कहा, मैं आज यहीं सोऊंगी। नहीं, जिया तुरंत बोली। आरव भी चौंक गया। सिया का चेहरा लाल,
मेरा मतलब, इस बिस्तर पर, आरव के साथ नहीं। आवाज धीमी होती गई। जिया ने घूरा। बकवास मत करो। सिया घबरा गई। दीदी, गलती हो गई। जिया का स्वर नर्म हुआ। कुछ दिन की बात है। फिर जहां चाहो सोना। आरव बोला, मैं बाहर सो जाऊंगा। सिया यहाँ सो जाए। सिया की आंखें चमक उठीं। जिया ने दोनों को देखा। फिर दांत भींचकर बोली, जरूरत नहीं, तीनों यहीं सोएंगे आज। कमरे में अजीब सी चुप्पी छा गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 127। बड़े बिस्तर पर सिया बीच में लेटी थी। एक ओर आरव, दूसरी ओर जिया। यही था जिया का तीनों साथ सोने का मतलब। जिया की आंखों में शरारती चमक थी, जैसे वह आरव को पहले से चेतावनी दे रही हो। आरव मन ही मन मुस्कुराया। अगर सिया बीच में न होती तो वह जिया को अभी सबक सिखा देता। लेकिन रात के 10 बज चुके थे। आरव को कोई जल्दी नहीं थी। वह लेटकर अध्ययन करने लगा। दोनों और सुंदरियां। माहौल शांत। सिया बहुत खुश थी। उसने दोनों के हाथ पकड़ लिए। चेहरे पर मीठी मुस्कान। दीदी पास, आरव पास, और ऊपर तारों भरा आकाश। उसका मन भर आया। जिया का चेहरा हल्का गर्म था, लेकिन यह व्यवस्था ठीक थी। सिया खुश और आरव सीमित, दोनों काम एक साथ। सच कहें तो वह खुद भी तारों के नीचे लेटना चाहती थी। कुछ देर बाद सिया बोली, दीदी, आरव, हम आगे भी ऐसे सो सकते हैं। जिया चौंक गई। चेहरा लाल। क्या बकवास कर रही हो? सिया मासूमियत से बोली, मुझे अच्छा लगता है आप दोनों मेरे पास हों। जिया का दिल नर्म पड़ा। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने देखा आरव उसे हल्की मुस्कान से देख रहा है, उसने तुरंत नजरें फेर लीं। रात गहरी हो गई। आरव ने अध्ययन समाप्त किया। सिया और जिया दोनों सो चुकी थीं। जैसे ही आरव उठने लगा, सिया करवट बदलकर उसकी ओर मुड़ गई। अब वह उसके बिल्कुल सामने थी। हल्की कांपती पलकें, छोटे गुलाबी होंठ। एक क्षण को आरव का मन डोल गया। तभी उसने देखा, जिया की आंखें खुली हैं, सीधे उसे देख रही थीं। जिया हल्की नींद में थी, थोड़ी सी आहट पर जाग जाती थी। सिया अलग थी, गहरी नींद। आरव ने हल्की मुस्कान दी, फिर करवट लेकर सिया को अपनी बाहों में लिया। दूसरा हाथ धीरे से जिया की ओर बढ़ा। जिया चौंक गई। उस स्पर्श से उसके शरीर में हल्की सनसनी दौड़ गई। आरव का साहस बढ़ा, लेकिन तभी जिया तुरंत उठ बैठी, चेहरे पर बनावटी गुस्सा। सो जाओ। वह उठकर बाथरूम की ओर चली गई। आरव ने सिया को धीरे से सीधा लेटाया, फिर उसके कनपटी पर हल्की मालिश करने लगा। यह विशेष तकनीक थी गहरी नींद के लिए। कुछ मिनट बाद सिया की सांसें भारी हुईं। वह पूरी तरह गहरी नींद में चली गई। आरव उठकर बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाज़ा बंद नहीं था, बस हल्का सा लगा हुआ। जिया ने उम्मीद नहीं की थी कि वह आएगा। आरव, आप यहाँ? क्या लगता है? वह पास आया, उसे बाहों में लिया और उसके होंठों को चूम लिया। उसके बाद कमरे में सिर्फ धीमी सांसों की आवाज़ थी। सुबह, सूरज की हल्की किरणें छत के खुले हिस्से से भीतर आईं। आरव की आंख खुली। लगभग 6 बज चुके थे। वह शायद ही इतनी देर तक सोता था। सिया अभी भी गहरी नींद में थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, जैसे कोई परी। जिया भी सो रही थी, उसकी त्वचा पर हल्की लाली के निशान। बीती रात की यादें आरव के मन में ताज़ा थीं। उसने दोनों को देखा, दिल में गहरा संतोष। फिर वह धीरे से उठा, ट्रेनिंग कपड़े पहने और विला नंबर 15 में अपनी पहली सुबह की ट्रेनिंग के लिए बाहर निकल गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 128। संगमरमर के मंच पर खड़े होकर आरव ने गहरी सांस ली। फिर उसने पैरों को फैलाया, घोड़े की मुद्रा बनाई, साथ ही गुरुत्वाकर्षण कम किया और पस्यूडो ग्रेविटी स्पेस को 2 गुना दबाव पर सक्रिय किया। कुछ दिनों की आदत के बाद ये दबाव अब भारी नहीं लगता था। अगर वह चाहे तो 4-5 घंटे टिक सकता था, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ स्टांस मजबूत करना नहीं था। वह चाहता था शरीर के जिंग, ची और शेन का पूर्ण समन्वय। सिर्फ स्थिरता बढ़ाना उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसकी वर्तमान शारीरिक स्थिति में कुछ दिन और अभ्यास काफी था। अब उसे चाहिए था पूर्ण एकीकरण, ताकि आगे ताइजी फिस्ट और वॉरिंग टाइगर अरहंत फिस्ट सीखते समय आधा प्रयास 2 गुना परिणाम दे। उसने आंखें बंद कीं, अपनी सांस महसूस की, दिल की धड़कन, मांसपेशियों की हल्की कंपन, जिंगची शेन का एकीकरण।
असल में एक अनुभूति थी, उस एहसास को पकड़ना जहां शरीर पूरी तरह नियंत्रण में हो। कल के अभ्यास में वह लगभग उस सीमा तक पहुंच चुका था। आज उसे तोड़ना था। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, समय बीतता गया। अंदर का एहसास तेज होता गया। सांस और धड़कन मानो एक लय में जुड़ रहे थे, हर मांसपेशी एक साथ। फिर अचानक उसने हल्की आवाज निकाली। शरीर धनुष से निकले तीर की तरह आगे बढ़ा और उसी क्षण पूरी तरह रुक गया। पूर्ण स्थिरता, साधारण हरकत, लेकिन भीतर पूर्ण नियंत्रण। उसने जमीन पर मुक्का मारा, मुट्ठी छूते ही रुक गई। कोई आवाज नहीं। ये नियंत्रण पहले संभव नहीं था, अब था। शिना की आवाज उसके मन में गूंजी। बधाई हो आरव, आपकी बॉडी कंपैटिबिलिटी 92% हो गई है। कुछ और दिन और 100%। ठीक है, आरव ने मन में उत्तर दिया। उसे स्पष्ट महसूस हुआ, पूर्ण नियंत्रण। अब बस समय चाहिए। 2-3 दिन, फिर वह सुबरड्यूइंग टाइगर अरहंत फिस्ट और ताइजी फिस्ट सीख सकता है। पेंग योंगहुआ के साथ लड़ाई। उसे याद थी, ताकत और गति अधिक थी, लेकिन कौशल में कमी। अब वह अंतर खत्म करना चाहता था। दोपहर में वह इंपीरियल क्लब गया। वहां उसने एक पोर्शे खड़ी देखी। मीरा कपूर लौट आई थी। उसे खबर तक नहीं। वह 5वीं मंजिल के ऑफिस में गया। मीरा सोफे पर बैठी थी, पूरी तरह अपने पुराने अंदाज में, आंखों में मोहक चमक। बताया क्यों नहीं कि लौट आए हो? आरव ने पूछा। मीरा मुस्कुराई, पास आकर बैठ गई, हल्का झुककर बोली, क्या याद किया मुझे? आधा। आरव ने शांत स्वर में कहा। कम नहीं, ज्यादा भी नहीं। मीरा हंसी। कम से कम इतना तो है। फिर बोली, मैं क्लब ट्रांसफर करने आई हूँ। अब तुम्हारी पहचान अलग है। मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। मैं कुछ समय शांत जीवन जीना चाहती हूँ। तुम जा रही हो? आरव की आंखों में हल्का खालीपन था। मीरा ने सिगरेट जलाई, धीरे से बोली, रोकना चाहते हो? आरव चुप रहा। वह जानता था, सिया को वह नहीं छोड़ सकता। मीरा सब जानती थी। चिंता मत करो, मैं किसी लड़की से प्रतिस्पर्धा नहीं करूंगी। पहले वह आई थी, तकनीकी रूप से मैं तीसरी हूँ। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। दिल्ली की यात्रा के बाद वह खुद को रोक नहीं पाई थी। लेकिन अब सामने सच था। आरव 20 साल का, वह 29 की। उम्र का अंतर, समाज की नज़र। वह बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन दूर भी नहीं जा सकती थी। उस रात के बाद वह किसी और की नहीं हो सकती। आरव भी जानता था, ये रिश्ता आसान नहीं, लेकिन वह सिया को छोड़ नहीं सकता। कमरे में कुछ क्षणों की चुप्पी थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 129। आरव, क्या तुम सच में जानना चाहते हो मेरा और तेजस राठौर का रिश्ता? मीरा कपूर ने धीरे से पूछा। आरव ने सिर हिलाया। वह हमेशा से उलझन में था। तेजस और मीरा प्रेमी नहीं थे। फिर भी तेजस उसकी निजी जिंदगी में दखल क्यों देता था? दूसरे पुरुषों को उसके पास आने से क्यों रोकता था? मीरा ने धीमे स्वर में कहा। इस बात के लिए तेजस को दोष नहीं दे सकते। उसका छोटा भाई था, तेज रोंग, वह भी मेरे साथ गार्ड ब्यूरो में भर्ती हुआ था। बहुत अच्छा इंसान था, सब जानते थे। वह मुझे पसंद करता है। मीरा कुछ पल रुकी, फिर बोली, लेकिन भावना एक तरफा नहीं होती। मैंने उसे हमेशा बड़े भाई की तरह देखा। जब वह और उसके दादा मेरे दादाजी के पास रिश्ता लेकर आए, मैंने मना कर दिया। आरव चुपचाप सुनता रहा। उसे लगा, कहानी यहीं खत्म नहीं। मीरा आगे बोली, अगले ही दिन हमें एक मिशन पर भेजा गया। दक्षिण अफ्रीका, एक नेता की सुरक्षा। वहाँ हालात बहुत खराब थे। जाते समय कुछ नहीं हुआ, लेकिन वापसी पर हम पर आतंकी हमला हुआ और तेज रोंग मुझे बचाते हुए मारा गया। मीरा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान दर्द से भरी थी। उसकी मौत ने तेज परिवार को झकझोर दिया। वे मेरे घर आए, हंगामा हुआ। मैं घर छोड़कर यहाँ आ गई और तुमसे मिली। कमरे में कुछ पल चुप्पी रही। आरव समझ रहा था, ये कहानी इतनी सरल नहीं थी, लेकिन मीरा ने आगे नहीं बताया। कुछ बातें न बताना ही बेहतर है। कोई सही गलत नहीं था। मैं नहीं चाहती तुम्हारी किसी के प्रति धारणा बदले। फिर उसने जोड़ा, तेजस मुझे इसलिए रोकता है क्योंकि उसे लगता है मैंने तेज रोंग को धोखा दिया। असल में वह सच्चाई जानता है, बस मानना नहीं चाहता। आरव ने धीरे से कहा, समझ सकता हूँ। उसे एहसास था, मीरा का 4 साल घर न लौटना इसी से जुड़ा था। मीरा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नरमी थी। जानते हो,
तुमने मुझे आज़ादी दी है। तुम्हारी वजह से मैं वापस जा सकी। तुमने मुझे नया जीवन दिया। आरव समझ गया वह क्यों ये सब कह रही है। मीरा ने उसका मुंह हल्के से ढक दिया। मुझे पता है मेरा फैसला मूर्खता है, लेकिन मेरे पास विकल्प नहीं। वह नहीं चाहती थी आरव और सिया अलग हों। न ही वह चाहती थी आरव उसके कारण ये नानलिंग और ये परिवार के क्रोध का सामना करे। ये बोझ वह उस पर नहीं डाल सकती थी। आरव ने हल्का सिर हिलाया। दिल भारी था। मीरा ने पूछा, मैं वापस जाऊंगी, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? आऊंगा। उत्तर सरल था। उस दोपहर मीरा अपनी पोर्शे में चली गई। वह इंपीरियल क्लब आरव को देना चाहती थी, लेकिन उसने तुरंत मना कर दिया। अभी उसे पैसे की ज़रूरत नहीं थी, और क्लब उसके नाम होने पर दुश्मनों को हमला करने का मौका मिलता। अंत में क्लब एक स्थानीय शक्तिशाली समूह को करीब 1 अरब रुपये में ट्रांसफ़र हुआ। वह धन रक्षा अनुसंधान को दान किया गया। मीरा वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान में शामिल हो गई। उसके जाने का मतलब था आरव भी क्लब से अलग। असल में ये परिवार पहले ही उसके लिए नया रास्ता तय कर चुका था। नई पहचान, नई सुरक्षा। अब क्लब उसके लिए बाधा था। उधर क्लियरलिंक इलेक्ट्रॉनिक्स 1 महीने में लॉन्च के लिए तैयार था। राजवीर मोटर्स की फैक्ट्री 3 महीने में पूरी होगी। रोहित मल्होत्रा वजन घटाने की दवा पर काम शुरू कर चुका था। सबको समय चाहिए, और अभी आरव के पास वही था। वह सीखना चाहता था, तैयारी करना चाहता था। सही समय आने पर सारी योजनाएं लागू करेगा। अगले दिन आरव और सिया दिल्ली की फ्लाइट में बैठे। जिया साथ आना चाहती थी, लेकिन आज भूमि विभाग का निरीक्षण था। उसे रुकना पड़ा। फर्स्ट क्लास में बैठी सिया ने पूछा, आप सच में मिलने आओगे? उसकी आंखों में उम्मीद थी। जरूर, फाइनल राउंड में मैं और दीदी दोनों आएंगे। तुम निराश नहीं करोगी? सिया मुस्कुराए। अगर नहीं आए तो मैं प्रतियोगिता छोड़ दूंगी। आरव हंसा, ऐसा नहीं होगा। फ्लाइट दिल्ली उतरी। बाहर गार्ड ब्यूरो की नंबर प्लेट वाली लैंड रोवर खड़ी थी। एक युवक जल्दी से उतरा। आरव सर, आप आ गए। उसने सामान ले लिया। वह था ज़हाफ़ी, गार्ड ब्यूरो में उपनाम फ्लाइंग गैको। पहले भी मिल चुका था। सब इंतजाम हो गया? जी, सब तैयार है। फिर उसने सिया को देखा। चकित, सर आपकी कजिन तो परी जैसी है। सिया का चेहरा लाल हो गया। आरव मुस्कुराया, कम बोलो, चलो, यहाँ भीड़ है। दिल्ली में उनका रिश्ता सार्वजनिक नहीं होना था। ये तय था, वे यहाँ कजिन कहलाएंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 130। इस बार जीथर्जिनी प्रतियोगिता का आयोजन नए सेंट्रल टीवी भवन के पास एक बड़े हॉल में था। सभी प्रतिभागियों को 4 सितारा होटल में ठहराया गया था। लड़के और लड़कियां अलग अलग मंजिलों पर। नियम सख्त थे। प्रतियोगिता के दौरान बाहर जाना मना, बाहरी लोगों का प्रवेश भी वर्जित। लैंड रोवर सीधे होटल नहीं गई। वह पास के एक दूसरे होटल के बाहर रुकी। वहां 2 युवतियां इंतजार कर रही थीं। साधारण कपड़े, लेकिन सीधी मुद्रा, सैनिक जैसा आत्मविश्वास। आरव और ज़हाफ़ी को उतरते देख उनकी आंखें चमक उठीं। सम्मान स्पष्ट था। ज़हाफ़ी ने परिचय कराया। वे गार्ड ब्यूरो की स्पेशल टैक्टिकल टीम से थीं। रैंक सीक्रेट सर्विस से एक स्तर नीचे, लेकिन दोनों अत्यंत उत्कृष्ट। इस प्रतियोगिता के दौरान वे सिया की 24 घंटे सुरक्षा करेंगी। आरव ने गंभीरता से कहा, आप दोनों को धन्यवाद, यह जिम्मेदारी आसान नहीं। दोनों ने तुरंत उत्तर दिया, आरव सर के लिए काम करना हमारे लिए सम्मान है। गार्ड ब्यूरो में अब आरव का अलग स्थान था। आरव ने सिया से कहा, आज से ये दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। कोई भी समस्या हो सीधे इन्हें बताना या मुझे कॉल करना। ठीक है, सिया ने सिर हिलाया। दिल में मिठास थी, लेकिन आंखों में हल्की उदासी। 1 महीना लंबा समय होता है। आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पूरा ध्यान लगाओ, फाइनल में मैं और दीदी दोनों आएंगे। हाँ, सिया ने हल्की मुस्कान के साथ विदा ली। दोनों महिला सुरक्षा अधिकारी उसे लेकर होटल में चली गईं। इसके बाद आरव ने ज़हाफ़ी से कहा, उसे ये परिवार के विला छोड़ दे। उसने मीरा को फ़ोन नहीं किया। वह रात 3 बजे पहुंची थी। शायद अभी सो रही होगी। दरवाज़ा खोला। झोंक शुएहुआ ने। आरव, अचानक वह खुश थीं। छोटी याओ रात 3 बजे लौटी, अभी सो रही है, मैं जगह देता हूँ। आरव मुस्कुराया। करीब 11 बज रहे थे। तीसरी मंजिल। दरवाज़ा बंद था, पर लॉक नहीं।
अंदर मीरा करवट लेकर सो रही थी। पीठ का सुंदर वक्र, धीमी नियमित सांसें। आरव धीरे धीरे पास गया। अब वह हर कदम नियंत्रित कर सकता था। कदमों की आवाज लगभग शून्य। वह बिस्तर के पास बैठा। उसका चेहरा शांत था, नींद में हल्की मुस्कान। आरव ने धीरे से उसके गाल को छुआ। मीरा की आंख खुली। पहले हल्का डर, फिर पहचान, आश्चर्य और खुशी। आरव, तुम, मैं सपना देख रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है? वह झुका। उसने उसे चूम लिया। मीरा ने अचानक उसकी जीभ हल्के से काट ली। क्यों? आरव ने पूछा। मीरा मुस्कुराई। अब यकीन हो गया कि सपना नहीं है। फिर उसने उसे कसकर पकड़ लिया, मानो छोड़ना नहीं चाहती। दोपहर का भोजन तीनों ने साथ किया। ये नानलिंग घर पर नहीं थे। मीरा बहुत खुश थी। झोंक शुएहुआ को आरव से बातें करना पसंद था। खाना लंबा चला। भोजन के बाद वे फ्रेग्रेंट हिल पार्क गए। सुंदर जंगल, शांत वातावरण। मीरा का हाथ आरव की उंगलियों में। दोपहर 3 बजे तक घूमे। फिर गार्ड बयूरो परिसर पहुंचे। मीरा तेजस राठौर से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन अंत में आरव के साथ अंदर चली गई। अंदर आहू और तेजस बाकियों के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे। सैनिकों का खेल अलग होता है। तकनीक कम, शारीरिक टकराव ज्यादा, लगभग हाथापाई जैसा। आरव को देखते ही सब ने शोर मचाया। उत्साह उनके दिल में। अब आरव का स्थान ऊंचा था। ये सेना थी। यहाँ वरिष्ठता नहीं, कौशल का सम्मान होता है। आहू और तेजस दोनों ने खेल रोक दिया। तेजस की नज़र मीरा पर पड़ी। चेहरा शांत रहा, बस हल्का सिर हिलाया, मानो सब समझ चुका हो। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 131। दूर से मीरा को हल्का सा सिर हिलाकर नमस्कार करने के बाद तेजस राठौर और आहू आरव के पास आ गए। आहू ने बास्केटबॉल सीधे आरव की ओर उछाल दी, फिर जोर से बोला, भाइयों, आरव के साथ कुछ मैच खेलें। हाँ, एक साथ कई आवाज़ें गूंज उठीं। कुछ दर्जन लोग थे, लेकिन जोश पूरे मैदान में भर गया। आरव ने सबके चेहरे देखे। मना करना संभव नहीं था। उसके संकोच को देखकर मीरा बोली, तुम खेलो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीद लाती हूँ। बाद में आहू के साथ लौट आना। ठीक है। आरव ने जेब की चीज़ें उसे थमा दी, फिर आहू के साथ मैदान में उतर गया। मीरा पार्किंग की ओर चली गई। ये गार्ड बयूरो का सुरक्षित परिसर था। बाहरी गाड़ियां अंदर नहीं जाती थीं। मीरा के जाते ही सभी जवान मैदान में आ गए। सब खेलना चाहते थे। तेजस ने हंसते हुए कहा, लाइन लगाओ, आरव 5 लोग चुनेगा। जो टीम उसे हरा दे, आज रात स्वर्ग और धरती मेरी तरफ से। वाह, सब और उत्साहित हो गए। सामान्य दिनों में प्रशिक्षण गंभीर होता था, लेकिन आरव के आने के बाद जोश बढ़ गया था। ये बदलाव तेजस भी महसूस कर रहा था। टीमें जल्दी बन गईं। लगभग 40 लोग थे। सभी ने अपने अपने पसंदीदा साथियों के साथ समूह बना लिए। आरव ने देखा, 4 लोग अलग खड़े हैं। कद अच्छे, शरीर मजबूत, लेकिन कोई उन्हें नहीं ले रहा था। एक ने शर्माते हुए कहा, सर, हम फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल नहीं आता। पूरा मैदान हंसी से गूंज उठा। आरव भी मुस्कुराया, कोई बात नहीं, बस डिफेंस करना, स्को मैं कर लूंगा। चारों तुरंत उत्साहित हो गए। हम रोक देंगे उन्हें। मैच शुरू हुआ। पहली टीम सामने। तेजस और आहू अभी देख रहे थे। वे पहले आरव की शैली समझना चाहते थे। पहला पास, आरव ने गेंद पकड़ी। शिना ने तुरंत शरीर का नियंत्रण ले लिया। 2 खिलाड़ियों को भूत की तरह पार किया। बास्केट की ओर दौड़ा। 3 लोग सामने आए। 1 मीटर पहले उछाल, 3 अंकों का शॉट, सीधा जाल में। पहला गेम 12-1। पूरा मैदान कुछ पल शांत। आहू की आंखें फैल गईं। तेजस के चेहरे पर गंभीरता। आरव की गति एनबीए स्तर से भी तेज लग रही थी। हर कदम सटीक गणना, हर मूव पूर्वानुमानित। घेराबंदी बेकार, फाउल करने की कोशिश, फिर भी नहीं रोक पाए। एक एक कर टीमें हारती गईं। स्लैम डंक, लॉन्ग शॉट, ड्राइव, सब कुछ। मैदान में केवल आखिरी टीम बची, तेजस और आहू की। चलें, आहू ने धीमे पूछा। पूरी ताकत से। तेजस ने दांत भींचे। मैच शुरू हुआ। उन्होंने सख्त डिफेंस किया, हल्का फाउल भी, लेकिन 5 मिनट में 12-3। फिर हार। दोनों ने राहत की सांस ली। मन ही मन तय कर लिया, आरव को फिर किसी खेल में चुनौती नहीं देंगे। बाकी जवान उसे और भी सम्मान से देखने लगे। ये सेना थी, यहाँ ताकत सबसे बड़ा पद है। मैच के बाद आरव तुरंत नहीं गया।
मीरा को समय लगेगा। वह, आहू और तेजस ट्रेनिंग बिल्डिंग के फाइटिंग एरिया में गए। आरव ने शारीरिक कौशल और तकनीक सिखाए। लगभग 5 बजे वह आहू की हम में बैठकर ये विला लौट आया। मीरा भी अभी अभी लौटी थी। तीसरी मंजिल पर सोफे पर ढेर सारे कपड़े। आरव चौंका, इतना सब? मीरा ने हल्की लाली के साथ कहा, ये तुम्हारे लिए हैं, बाकी यहाँ रहेंगे। अगली बार आते समय कपड़े लाने की जरूरत नहीं। वह भविष्य की तैयारी कर रही थी। आरव के दिल में गर्माहट फैल गई। पसीने की गंध न होती तो वह उसे अभी गले लगा लेता। मीरा ने उसे देखा, पहले नहा लो, कपड़े अंदर रख दिए हैं। जी मैडम। आरव मुस्कुराया और सीधे बाथरूम में चला गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 132। मीरा की पसंद बेहतरीन थी। उसने जो कपड़े आरव के लिए खरीदे थे, साइज हो या स्टाइल, सब बिल्कुल फिट। आरमानी का कैजुअल आउटफिट पहनकर आरव की आभा और भी निखर गई। मीरा उसे लगभग 3 मिनट तक देखती रही। स्पष्ट संतोष उसके चेहरे पर था। फिर मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़कर नीचे ले गई। नीचे ये नानलिंग और ये चेंगटू लौट चुके थे। झोंक शुएहुआ ने खास भोजन बनवाया था। स्पष्ट था, ये भावी दामाद के लिए था। भोजन के बाद आरव और ये चेंगटू देर तक बातें करते रहे। फिर उसने ये नानलिंग के साथ कुछ शतरंज की बाजियां खेलीं। समय कब बीता पता ही नहीं चला। इसी दौरान उसे पता चला मीरा सैन्य विज्ञान अकादमी के इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विभाग में जाएगी। उद्देश्य क्या है, ये नानलिंग ने नहीं बताया। आरव ने भी नहीं पूछा। रात 11 के बाद वह और मीरा तीसरी मंजिल पर लौटे। मैं नहाकर आती हूँ। मीरा ने अलमारी से गुलाबी नाइट गाउन निकाला, तेजी से बाथरूम में चली गई। उसकी चाल में यौवन की चंचलता थी। आरव ने खुद को शांत किया। सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। लेकिन 1 घंटा बीत गया। वह सोचने लगा, सब ठीक है या नहीं। तभी दरवाज़ा खुला। मीरा बाहर आए। गुलाबी मिनी नाइट गाउन, नर्म लंबी टांगें झलकती हुईं, चेहरा हल्का लाल, आंखों में मोहक चमक। आरव कुछ पल जड़ हो गया। मीरा हंस पड़ी, इतना देखोगे? फिर पास आए, उसकी गर्दन में बाहें डाल दीं। धीरे से फुसफुसाए, सुंदर लग रही हूँ। हाँ। आरव की आवाज़ धीमी थी। मीरा ने और करीब आकर कहा, तो चाहते हो मुझे? उस क्षण आरव ने शब्दों का सहारा नहीं लिया। उसने उसे उठाया, धीरे से बिस्तर पर लिटाया। कमरे में बस धड़कनों की आवाज़ थी। अगले दिन दोपहर आरव की फ्लाइट सूर्यानगर के लिए थी। फर्स्ट क्लास की सीट पर वह चुप बैठा था। बीती रात उसके मन में ताज़ा थी। मीरा अब पूरी तरह उसकी थी। लेकिन इसी के साथ एक नई समस्या सामने थी। मीरा, जिया, सिया, वह जानता था वह परिपूर्ण आदमी नहीं है। भावनाएं कभी कभी नियंत्रण से बाहर होती हैं। करियर का हर कदम उसकी योजना में था, लेकिन प्रेम नहीं। फिर भी उसके पास विकल्प कम थे। अभी सबसे जरूरी था दू परिवार को गिराना, बाकी सब दूसरा। फ्लाइट उतर गई। आरव ने कार ली, सीधे विला नंबर 15 नहीं गया। पहले जिया को कॉल किया, कोई जवाब नहीं। फिर घर पर फोन किया, नंदिनी ने उठाया। दीदी दोपहर में ही निकल गईं, थोड़ी घबराई हुई लग रही थीं। आरव समझ गया कुछ हुआ है। जिया का स्वभाव स्थिर था। अगर वह असामान्य थी तो बात गंभीर है। वह तुरंत निर्माण स्थल की ओर बढ़ा। दूर से ही भीड़ दिखी। जिया की लाल ऑडी HRL और तानिश वर्मा की एस्टन मार्टिन। आरव कार से नहीं उतरा। पहले स्थिति देखी, 60 से अधिक युवक, हाथों में लोहे की पाइप, कुछ के पास चाकू। निर्माण स्थल घिरा हुआ। अंदर मजदूर एक जगह इकट्ठे। जिया एक मजबूत मध्यम आयु व्यक्ति से बहस कर रही थी, चेहरा क्रोधित। पास में तानिश और उसका बॉडीगार्ड। आरव ने तानिश को देखा। वह जानता था तानिश ऐसा खेल नहीं खेलेगा। उसका स्वभाव अलग था, स्पष्ट था। ये संगठित उपद्रव था। किसके इशारे पर? सूर्यानगर में कौन टकरा सकता है? उत्तर साफ था, दू परिवार। वे सीधे उसे नहीं छू सकते थे, तो उसकी योजनाओं पर वार। रजवीर मोटर्स की फैक्ट्री उसके पंख थे और दू परिवार उन्हें काटना चाहता था। आरव की आंखों में ठंडक उतर आई। वह कार से उतरा, लंबे कदमों से भीड़ की ओर बढ़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 133। हद से ज्यादा मत बढ़ो, 1 मिलियन बहुत ज्यादा है। जिया ने गुस्से में उस मध्यम आयु के आदमी से कहा।
पिछले 2 दिन से निर्माण स्थल पर यही हाल था। जैसे ही काम शुरू होता, ये लोग घेर लेते। जो काम करने की कोशिश करता, उसे पीट देते। पुलिस आती, ये लोग गायब। पुलिस जाती, फिर लौट आते। साइट लगभग बंद पड़ी थी। आज आखिरकार उन्होंने बातचीत के लिए एक आदमी भेजा, लेकिन उसकी मांग सुनकर जिया का खून खौल उठा। वह आदमी विशालकाय था, 200 किलो से अधिक वजन। जिया उसके सामने और भी छोटी लग रही थी। वह हंसकर बोला, लड़की, तुम्हें सुनने में गलती हुई है। मैंने जो 1 मिलियन कहा, वह रुपए नहीं, डॉलर है, समझी? डॉलर। जिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। 1 मिलियन रुपए ही अस्वीकार्य थे, डॉलर तो और भी असंभव। तानिश वर्मा का चेहरा भी कठोर हो गया। अगर जिया चाहती, वह तुरंत दे देता, लेकिन वह जानता था, जिया सिद्धांतों वाली महिला है। वह झुकेगी नहीं। ख्वाब देख रहे हो, एक पैसा नहीं मिलेगा, जिया ने दृढ़ स्वर में कहा। वह पीछे हटने वाली नहीं थी। वह आदमी गंदी मुस्कान के साथ बोला, पुलिस बुलाओगी? वे कुछ नहीं कर सकते। पैसा नहीं दोगी, तो कुछ दिन मेरे और मेरे भाइयों के साथ रह लो, मुफ्त में छोड़ दूंगा। चुप रहो। तानिश गरज उठा। उसका बॉडीगार्ड तुरंत आगे आ गया। बहुत अकड़ है, मध्यम आयु व्यक्ति ने इशारा किया। 10 से अधिक गुंडे लोहे की पाइप लेकर तानिश और बॉडीगार्ड की ओर दौड़े। बॉडीगार्ड ने तुरंत तानिश को ढाल बना लिया। 4-5 होते तो संभाल लेता, लेकिन इतने लोग और सबके हाथ में हथियार। रुको, जिया चिल्लाए, लेकिन उसकी आवाज़ उन पर असर नहीं डाल सकी। उसी क्षण धड़ाम, आधा ईंट का टुकड़ा सीधे उस मध्यम आयु आदमी के सिर पर लगा। वह दर्द से गिर पड़ा। सब चौंक गए, गुंडे भी रुक गए। जिया की आंखें चमक उठीं। उसने देखा, आरव धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तानिश भी स्तब्ध था। उसे लगा, स्थिति और बिगड़ जाएगी। किसने किया? वह आदमी उठते हुए चिल्लाया, मैंने। आरव आगे आया। लड़के, मरना चाहते हो? वह गरजा, भाइयों, इसके हाथ पैर तोड़ दो। दर्जनों गुंडे आरव की ओर दौड़े। नहीं। जिया का चेहरा पीला पड़ गया। तानिश भी बेचैन हुआ, लेकिन आरव शांत खड़ा रहा। पहला गुंडा पास आया। आरव ने सीधा मुक्का मारा छाती पर। उसके हाथ से पाइप छीन ली, लात मारकर गिरा दिया। वह बेहोश। फिर पाइप उसके हाथ में घूमी। हर बार सीधा पिंडली पर, कड़कड़ाहट, हड्डियां टूटने की आवाज। 10-12 सेकंड। दर्जन भर गुंडे जमीन पर, सब अपनी टांगें पकड़े चीख रहे थे। लोहे की पाइप उसके हाथ में मुड़ गई थी। तानिश स्तब्ध। बॉडीगार्ड की आंखों में गहरा सम्मान। जिया को पता था, आरव लड़ सकता है, लेकिन इतना उसने कल्पना नहीं की थी। मध्यम आयु व्यक्ति चीखा, सब मिलकर काट दो। वह खुद पाइप लेकर आरव की ओर दौड़ा। आरव की मुस्कान ठंडी हो गई। वह सीधे उसकी ओर बढ़ा। क्षण भर में दोनों आमने सामने। मेरे हाथ पैर तोड़ोगे? उसने शांत स्वर में पूछा। और धड़ाम, पाइप उसकी पिंडली पर। चीख। वह गिर पड़ा। दूसरी टांग, फिर वार। अब वह रेंग रहा था। गुंडे पीछे हट गए, कोई आगे नहीं आया। आरव झुका, पाइप उठाए, दूसरे हाथ पर वार किया। चीख और तेज। वह आदमी कांपते हुए बोला, माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा नहीं करूंगा। आरव की आंखों में दया नहीं थी, ये संदेश था, दू परिवार के लिए, जो भी आएगा यही हश्र होगा। उसने पाइप फिर उठाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 134। आरव के वार की निर्दयता महसूस करते ही उस मध्यम आयु के आदमी का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। आसपास खड़े गुंडों के शरीर भी कांप उठे। उन्हें लगा, अगली बारी उनकी है। आरव की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। मैं दिल का अच्छा हूँ। तुम मेरे 4 हाथ पैर तोड़ना चाहते थे, मैं तुम्हारे सिर्फ 3 तोड़ूंगा। उसकी आंखों में जरा भी दया नहीं थी। ये सुनते ही वह आदमी दर्द और डर से बेहोश हो गया। आरव को मालूम था, जान को खतरा नहीं है। वह माप कर वार कर रहा था। उसने सिर उठाकर बाकी गुंडों की ओर देखा। तुम लोग भी टांगे तुड़वाना चाहते हो? सिर्फ एक वाक्य, लेकिन लगभग 40 गुंडे एक साथ पीछे हट गए। दृश्य अजीब था। तानिश के पैरों के तलवों तक ठंडक उतर गई। उसे पहली बार आरव का ये रूप दिखा था। वह उसे नए नजरिए से देखने लगा। जिया को इन गुंडों की परवाह नहीं थी। उसे चिंता थी, पुलिस आने वाली है, इतने लोगों की टांगें टूटी हैं, मामला कैसे संभलेगा। उसने घबराकर पुलिस को फोन किया था। अब पछता रही थी। नहीं तो भाग जाओ, आरव ने शांत स्वर में कहा। गुंडे एक दूसरे को देखने लगे।
कुछ तुरंत मुड़े और भाग गए, कुछ अपने घायल साथियों को उठाने लगे। तभी दूर से सायरन की आवाज़ आई। सबके चेहरे बदल गए, अब किसी ने किसी की परवाह नहीं की। पाइप फेंकी गईं, सब अलग अलग दिशाओं में भाग गए। जिया तुरंत आरव के पास आए। तुम चले जाओ, मैं संभाल लूंगी। उसकी आंखों में चिंता थी। आरव ने हल्की मुस्कान दी। जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा। उसी समय तानिश भी आया। मैं हूं यहाँ, चिंता मत करो। आरव ने सिर हिलाया। धन्यवाद। वह जानता था तानिश सचमुच मदद करना चाहता है, लेकिन अभी उसे अपनी पहचान उजागर नहीं करनी थी। पुलिस की गाड़ी आ गई। 4 पुलिसकर्मी अंदर आए। उनमें से एक महिला अधिकारी थी। चेहरा सुंदर, लेकिन भाव बेहद कठोर। उसने जमीन पर पड़े लोगों को देखा, फिर ठंडी आवाज में पूछा, किसने फोन किया? मैंने। जिया आगे आए। आपने कहा था दर्जनों गुंडे हैं, बाकी कहाँ हैं? जो भागे, आपने रास्ते में देखे होंगे। जो पड़े हैं वही हैं। महिला अधिकारी ने सिर हिलाया, फिर पूछा, इनको किसने मारा? मैंने। आरव शांत स्वर में बोला। वह उसे ऊपर से नीचे तक देखती रही। तुम अकेले? उसे विश्वास नहीं हुआ। तानिश बोला, हाँ, आत्मरक्षा थी। महिला अधिकारी ने ठंडी हंसी हंसी। आत्मरक्षा? इसे कहते हो आत्मरक्षा? ये सब गंभीर रूप से घायल हैं। संभावना है जानबूझकर हमला किया गया हो। जिया भड़क उठी। आप मनमानी कैसे कर सकती हैं? मनमानी? ये सबूत हैं। उसने घायल लोगों की ओर इशारा किया। इतनी गंभीर चोटें, मामला दर्ज होगा, सबको थाने चलना होगा। तानिश ने तुरंत फोन निकाला। थाने के इंचार्ज को कॉल किया। शुरू में सामने वाला विनम्र था, लेकिन जैसे ही महिला अधिकारी का नाम आया, उसने बहाना बनाकर कॉल काट दी। तानिश समझ गया, यह महिला साधारण नहीं है। महिला अधिकारी ने व्यंग्य से देखा। और कोई उपाय है? आरव ने आगे बढ़कर कहा, रुको, इन लोगों को मैंने मारा है। इनका उनसे कोई लेना देना नहीं। मैं चलूंगा। वह कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, ठीक है, चलो। 2 सिपाही आगे बढ़े। आरव ने उन्हें अनदेखा किया। जिया की ओर मुड़ा। घर जाओ, 1 घंटे में लौट आऊंगा। जिया ने उसकी आंखों में देखा। उसे भरोसा था, मैं इंतजार करूंगी। आरव ने सिर हिलाया। तभी महिला अधिकारी की आवाज आई, 1 घंटा? तुम सम्राट हो क्या? गंभीर चोट का मामला है, 48 घंटे तक हिरासत में रख सकती हूँ। आरव हल्का मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। तानिश ने कहा, माफ करना, मैं। कोई बात नहीं, इतना काफी है। आरव शांत था। ले चलो। महिला अधिकारी आगे बढ़ी। आरव उसके पीछे। पीछे एक सिपाही रुका, घायलों के लिए एम्बुलेंस बुलाने। निर्माण स्थल पर अजीब सन्नाटा छा गया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 135। आरव पुलिस अधिकारी के साथ गाड़ी तक आया, लेकिन वह पुलिस जीप में बैठने के बजाय अपनी ऑडी A8L की ओर इशारा करते हुए बोला, मैं इस गाड़ी में नहीं जाऊंगा, कोई मेरे साथ मेरी कार में चले। महिला अधिकारी का चेहरा और ठंडा हो गया। तुम्हें लगता है तुम्हें चुनने का अधिकार है? उसकी आवाज में तिरस्कार साफ था। आरव शांत स्वर में बोला, मुझे डर है वे गुंडे लौटकर मेरी गाड़ी तोड़ दें। अगर आपको ठीक लगता है तो मैं आपकी गाड़ी में चलता हूँ, लेकिन बाद में नुकसान भरना पड़े तो शायद आपको महंगा पड़े। महिला अधिकारी ने दूर से देखा। बस एक ऑडी ही तो है, क्या खास है इसमें? वह बोली, अगर किसी ने तोड़ी तो मैं नई दिला दूंगी। पास खड़ा सिपाही ध्यान से देख चुका था। वह धीरे से बोला, मैडम, ये साधारण ऑडी नहीं है, नई A8L है, कम से कम 90 लाख और V12 मॉडल लगता है, 3 करोड़ के करीब। महिला अधिकारी चुप हो गई। फिर सिपाही ने जोड़ा, और नंबर प्लेट मिलिट्री की है। अब उसने ध्यान से नंबर प्लेट देखी, स्थानीय सैन्य क्षेत्र की। उसकी आंखों में हल्की परेशानी उभरी, लेकिन वह झुकी नहीं। तो क्या हुआ? कानून सबके लिए बराबर है। फिर उसने आदेश दिया, वांगजिए, तुम इसके साथ जाओ। अगर ये कुछ गड़बड़ करे तो तुरंत बताना। आरव और वांगजिए कार की ओर बढ़े। वांगजिए के मन में हल्की घबराहट थी, अगर यह सच में इतना खतरनाक है तो। लेकिन वह चुपचाप बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी। आरव ने रास्ते में फोन मिलाया। दूसरी ओर से आवाज आई, तुम बिना बताए वापस चले गए। आरव मुस्कुराया, छोटी सी मदद चाहिए। उसने संक्षेप में घटना बता दी। दूसरी ओर से हंसी आई, बस इतना? ठीक है। कॉल कट गया। वांगजिए ने सब सुना। आपने मेरा नाम क्यों लिया? वह चौंका। आरव शांत था।
कुछ देर में पता चल जाएगा। फोन साथ है। 3 मिनट बाद फोन बजा। वांग जिए ने उठाया। सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। फोन उसके वरिष्ठ अधिकारी का था। सीधे आदेश, उसे छोड़ दो। थाने के सामने गाड़ी रुकी। महिला अधिकारी बाहर आए। आरव ने कार मोड़ी और आगे बढ़ गया। रुको, वह चिल्लाए, तुमने उसे क्यों छोड़ा? वांग जिए घबराया। मैडम, आपके पिताजी का फोन था। महिला अधिकारी स्तब्ध रह गई। तभी उसका अपना फोन बज उठा। कुछ देर बाद आरव विला नंबर 15 के बाहर खड़ा था। पीछे से जिया की कार आई। वह उतरी, चेहरे पर चिंता और राहत साथ साथ। इतनी जल्दी? उन्होंने कुछ किया तो नहीं? आरव मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है? फिर बोला, चलो अंदर, आज दोपहर सिया का लाइव प्रसारण है। अंदर सुहानी आंटी, आरव की मां को धूप दिखा रही थीं। नंदिनी पास बैठी, किताब पढ़ रही थी। आरव कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसका दिल भर आया। आप लोग बारी बारी कर लिया करें, वह बोला। सुहानी मुस्कुराई। तुम्हारी माँ के साथ अब लगाव हो गया है। नंदिनी बोली, मैं रोज संगीत सुनाऊंगी, कहते हैं इससे मरीज जल्दी जागते हैं। आरव की आंखें नर्म हो गईं। दिल बेहद गर्म हो उठा। उसे एहसास था, अब असली टकराव दो परिवार से होगा। लेकिन आज उसे एक बात और समझ आई, वह अब अकेला नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जुड़े रहिए और सुनते रहिए हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर। अध्याय 136। जब आरव ऊपर लौटा, जिया अपने कमरे में टीवी देख रही थी। जिथ स्पिरिट का लाइव प्रसारण 3:30 बजे शुरू होना था। अभी लगभग 5 मिनट बाकी थे। टीवी पर विज्ञापन चल रहे थे। आरव अकेले देखना नहीं चाहता था, इसलिए दिन के उजाले में ही उसने जिया की हल्की सी नाराजगी की परवाह नहीं की और उसे सीधे बाहों में उठाकर अपने कमरे की ओर चल पड़ा। जिया ने कपड़े बदलने का समय भी नहीं लिया था। वह अभी भी अपना चैनल का सूट पहने हुए थी। स्कर्ट घुटनों तक थी। उसकी पतली और आकर्षक टांगें दिखाई दे रही थीं। आरव की हर हरकत के साथ दृश्य और भी मोहक लग रहा था। सिर्फ टीवी देखना है, सच में? आरव ने थोड़ा झेंपते हुए कहा। कमरा पास ही था। वह जल्दी से पहुंच गया। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया। जिया को बिस्तर पर बैठाया, टीवी ऑन किया, फिर तुरंत बाथरूम में चला गया। सुबह वह मीरा कपूर के साथ था। उसने नहाया नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उसके शरीर पर किसी और की खुशबू रहे, इसलिए जल्दी से शॉवर ले लिया। जिया को उसकी हरकत थोड़ी अजीब लगी। उसका चेहरा हल्का लाल हो गया। जब आरव बाहर आया, होस्ट बोल चुका था। मंच पर सभी प्रतियोगी खड़े थे, करीब 80 लोग, लेकिन उनमें सबसे अलग सिया। उसकी सुंदरता, उसकी मासूम मुस्कान, वह साफ सबसे अलग दिख रही थी। आरव के दिल में हल्का गर्व जागा। सबसे चमकती हुई लड़की उसकी थी। आरव, क्या देख रहे हो ऐसे? जिया ने पूछा। कुछ नहीं, आरव मुस्कुराया। वह बिस्तर की ओर बढ़ा। जिया थोड़ा किनारे खिसक गई। आरव जानबूझकर बीच में बैठ गया। जिया उसे घूरने ही वाली थी कि उसने उसे बाहों में खींच लिया। आरव, नहीं, मुझे सिया का मुकाबला देखना है। मैं भी देख रहा हूँ। साथ में देखेंगे। उसने गंभीर चेहरा बनाया, फिर उसके कान के पास झुककर बोला, बाकी बातें बाद में। जिया का चेहरा लाल हो गया। तभी मंच पर लॉटरी शुरू हुई। जब सिया का नंबर निकला, दर्शकों में जोरदार तालियां गूंज उठीं। दूसरे प्रतियोगियों के लिए इतनी प्रतिक्रिया नहीं थी। लगता है सिया काफी लोकप्रिय है, जिया ने गर्व से कहा। अब उसका मुकाबला एक युवक से था। उम्र लगभग 30 साल, दिखने में सभ्य। उसने पहले बजाया। उसका स्तर अच्छा था, देश के दूसरे दर्जे के पियानिस्ट जैसा। जजों ने उसे 9.1 अंक दिए। वह बहुत संतुष्ट दिख रहा था, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रिया सामान्य रही। अब सिया की बारी थी। आरव, सिया मंच पर जा रही है। जिया उत्साहित थी। हाँ, आरव की आंखों में भी चमक थी। ये पहली बार था जब सिया इतने बड़े मंच पर थी। सिया ने बजाने से पहले कैमरे की ओर देखा। एक निर्मल मुस्कान, जैसे वह सीधे आरव और जिया से बात कर रही हो। किसी ने नहीं सोचा था यही मुस्कान बाद में पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगी। लोग इसे एंजल स्माइल कहेंगे। सिया ने पहला पीस बजाया, वही रचना जो आरव ने उसे सिखाई थी। सुर शुरू हुए, हॉल शांत हो गया। जज शांत, दर्शक शांत, हर नोट गहरा और जीवंत था। उसका स्तर विश्व के शीर्ष पियानिस्ट से कम नहीं था। गीत समाप्त हुआ। करीब 1 मिनट तक पूर्ण मौन, फिर तेज तालियां। लगातार 5 जजों ने पूर्ण अंक दिए। सिया आसानी से अगले दौर में पहुंच गई। जिया की आंखें भर आईं।
उसने छत की ओर देखा। मन ही मन बोली, माँ, पापा, देख रहे हैं ना, आपकी सिया कितनी शानदार है। फिर उसने आरव की ओर देखा। उसे पता था, सिया की मेहनत अपनी जगह है, लेकिन जिसने उसे यह मंच दिया, वह आरव है। अगर वह चाहता, तो खुद विश्व प्रसिद्ध पियानिस्ट बन सकता था, लेकिन उसने यह अवसर सिया को दिया। क्या हुआ? आरव ने पूछा। धन्यवाद, जिया ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। आरव मुस्कुराया। धन्यवाद कैसे करोगी? जिया ने उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, मैं आज तुम्हें सच में प्यार करना चाहती हूँ। और उसने आरव को चूम लिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 137। एक ही रात में सिया का नाम इंटरनेट पर तूफान बन गया। उसके नाम की सर्च संख्या रिकॉर्ड तोड़ने लगी। मुकाबले का वीडियो रिकॉर्डिंग क्लिप्स सब बार बार ट्रेंड लिस्ट में आने लगे। उसकी एंजल जैसी मुस्कान, उसका मासूम चेहरा और वह पियानो धुन जो मानो फरिश्तों को भी नचा दे। पूरा इंटरनेट सिया के नाम से भर गया। आरव जानता था सिया मशहूर होगी, लेकिन इतनी जल्दी उसने यह नहीं सोचा था। एक ही रात में सिया का प्रभाव किसी सुपरस्टार जैसा हो गया, और यह प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। आरव ने इंटरनेट की ताकत को कमाका था, लेकिन इस समय उसे इन बातों पर ध्यान देने की फुर्सत नहीं थी। वह अपनी ऑडी A8L तेज रफ्तार में चला रहा था। गंतव्य सूर्यनगर। उसका चेहरा ठंडा था। कल रात जिया की पहल ने उसकी इच्छा पूरी तरह जगा दी थी। 2 बार ऊर्जा खर्च करने के बाद दोनों एक दूसरे को बाहों में लेकर सो गए। सुबह उसने घोड़े की मुद्रा का अभ्यास किया, अपनी एसेंस, ची और स्पिरिट को और संतुलित किया। तभी तानिश वर्मा का फोन आया। डिजिटल सिंडिकेट का ऑफिस तोड़फोड़ कर दिया गया था। दरवाज़ा तोड़ा गया, दूसरी मंजिल के शीशे तोड़े गए। सब सुरक्षित थे, लेकिन ये साफ संकेत था CITIC इलेक्ट्रॉनिक्स ने चाल चल दी थी। डिजिटल सिंडिकेट की संभावनाएं खतरनाक थीं। अगर यह सफल हुआ तो सूर्यनगर की नंबर 1 कंपनी हाथ बदल सकती थी। CITIC इलेक्ट्रॉनिक्स का कदम अनुमानित था, लेकिन डिजिटल सिंडिकेट आरव की मुख्य नींव थी। जो इसे छुएगा वह आरव की सीमा पार करेगा। अगर वे आगे बढ़े तो आरव उन्हें सूर्यनगर में रहने नहीं देगा। रास्ते में ही उसने तेजस राठौर को फोन कर CITIC इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जाओ गुओरोंग की जानकारी मंगवाए। वह या तो वार नहीं करेगा या पूरी तरह खत्म करेगा। डिजिटल सिंडिकेट पहुंचकर उसने देखा तानिश और टीम शीशे साफ कर रहे थे। सौभाग्य से अंदर की मशीनें सुरक्षित थीं। तानिश उसे ऑफिस में ले गया। चेहरे पर शर्म थी। इस बार भी मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा। आरव ने सिर हिलाया। ये CITIC इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है। हाँ, और कौन करेगा? तानिश ने बताया। कंगन यहाँ ड्यूटी पर था। उसने पुलिस बुला ली, वरना वे पेट्रोल बम फेंक देते। आरव ने पूछा, किसी को पहचाना? नहीं, सब ने मास्क पहना था। आरव शांत हो गया। ठीक है, यह मैं संभालूंगा। तानिश बाहर चला गया। आधे घंटे में तेजस का फोन आया, फैक्स भी आया। आरव की नज़र आखिरी पंक्ति पर रुकी। देश के सांस्कृतिक अवशेषों की तस्करी। आधिकारिक रिकॉर्ड साफ था, लेकिन असली मामला पुराने राष्ट्रीय अवशेषों से जुड़ा था। कुछ अभी भी जाओ गुओरोंग के पास होने की संभावना थी। अगर वे मिल जाएं, तो उसे दोषी ठहराया जा सकता था। आरव ने तेजस से पूछा, उन अवशेषों की जानकारी भेज रहा हूं। तेजस ने मदद की पेशकश भी की, लेकिन आरव ने मना कर दिया। यह उसका अपना खेल था। उसका दूसरा उद्देश्य भी था, CITIC इलेक्ट्रॉनिक्स का अधिग्रहण। डिजिटल सिंडिकेट की टेक टीम मजबूत थी, लेकिन सर्विस और सपोर्ट कमजोर। अगर वह CITIC को अपने अधीन ले ले, तो उसकी कंपनी छलांग लगा देगी। अगर वे चुप रहते, तो वह छोड़ देता, लेकिन अब वह पीछे नहीं हटेगा। 10 मिनट बाद आरव निकल गया। शांगरीला होटल में उसने कपड़े बदले। सादा शर्ट, जीन्स, टोपी, चेहरा लगभग ढका हुआ, नया सिम कार्ड, दूसरा मोबाइल, सब तैयार। वह CITIC इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने पहुंचा। दूर से फोन मिलाया। आवाज बदल दी। जिना ने उसका स्वर मध्यम आयु व्यक्ति जैसा बना दिया। जाओ गुओरोंग, मुझे भूले तो नहीं? दूसरी ओर सन्नाटा। कौन? मोटू जाओ, बाकी सामान तुम्हारे पास है। आधा दे दो, पुरानी बात भूल जाऊंगा वरना। हल्की हंसी। फोन कट। 4 लोग थे उस पुराने मामले में। 2 मारे गए, 1 पकड़ा गया। आरव उसी की आवाज बनकर खेल रहा था। अब सब निर्भर था
क्या ज़ाओ गुओरोंग फंसेगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 138। आरव ने जैसे ही फ़ोन काटा, ज़ाओ गुओरोंग ने लगातार 2 बार वापस कॉल किया, लेकिन दोनों बार कॉल रिजेक्ट कर दी गई। फिर आरव ने फ़ोन बंद किया और उसे पास की नाली में फेंक दिया। ये फ़ोन अब बेकार था। अगर सांप को बिल से बाहर निकालने की योजना असफल होती तो उसे दूसरा तरीका अपनाना पड़ता। सौभाग्य से ज़ाओ गुओरोंग ने उसे निराश नहीं किया। करीब 10 मिनट बाद वह CITIC इलेक्ट्रॉनिक्स की बिल्डिंग से बाहर निकला। आरव की योजना सरल थी। मानव मनोविज्ञान, वह जानता था, भले ही ज़ाओ गुओरोंग तुरंत सामान न हिलाए, लेकिन कम से कम जाकर जांच तो करेगा। और वही हुआ। ज़ाओ गुओरोंग फैक्स वाली तस्वीर जैसा ही दिख रहा था। मोटा शरीर, साफ पहचाने जाने वाला चेहरा। वह अपनी मर्सिडीज S400 में बैठा। जिना, शुरू करो, आरव ने आदेश दिया। तुरंत उसके सामने सूर्य नगर की निगरानी प्रणाली के दर्जनों कैमरे सक्रिय हो गए। वह पहले ही सिस्टम हैक कर चुका था। चिंता मत कीजिए मास्टर आरव, वह बच नहीं सकता, जिना ने आत्मविश्वास से कहा। आरव ने टैक्सी ली, दूरी बनाकर पीछा किया। ज़ाओ गुओरोंग ने कई चक्कर लगाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई पीछा न कर रहा हो। फिर गाड़ी छोड़ी, टैक्सी बदली, लेकिन उसे क्या पता, कैमरे उसे हर मोड़ पर देख रहे थे। टैक्सी सीधे अमर पर्वत की ओर गई। पहाड़ी के नीचे पुरानी शैली के विला थे। ज़ाओ गुओरोंग 100 मीटर पहले उतरा, पैदल अंदर गया। आरव भी उतरा, दूरी बनाकर पीछे चला। लक्ष्य एक पुराना विला, करीब 10 साल पुराना दिखता था। ज़ाओ गुओरोंग ने चारों ओर देखा, चाबी निकाली, अंदर घुस गया। तेजस की रिपोर्ट के अनुसार यह विला उसके नाम पर नहीं था। स्पष्ट था, यही छिपाने की जगह थी। आरव मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। उसने सीधा दरवाज़ा लात मारकर तोड़ दिया। आवाज़ गूंजी, ऊपर से कदमों की आहट, फिर एक हल्की यांत्रिक आवाज़, गन। आरव सतर्क हो गया, वह जानता था सामने हथियार है। हल्की मुस्कान आई, जिना, नियंत्रण लो। उसने शरीर का नियंत्रण जिना को सौंप दिया। गोली से बचना 30% से कम सफलता का खेल था। जिना बेहतर विकल्प थी। उसने पास की कुर्सी उठाई, सीढ़ियों की ओर बढ़ी, कुर्सी ऊपर फेंकी, धाएं। पहली गोली कुर्सी पर लगी, धाएं। दूसरी गोली सीधी आरव की ओर, लेकिन उसी क्षण जिना ने शरीर मोड़ा, फर्श पर लुढ़क गई। गोली उसके कंधे के पास से निकल गई, कपड़ा फट गया। वह झटके से आगे बढ़ी। लक्ष्य काला पिस्तौल पकड़े, ज़ाओ गुओरोंग। उसने हथियार लात से गिराया, पेट पर जोरदार मुक्का। ज़ाओ गुओरोंग गिर पड़ा, शरीर कांप रहा था। नियंत्रण वापस आरव को मिला। उसने उसे कपड़ों से बांधा, फिर पीछे वाले कमरे में गया। कमरा भरा हुआ था, राष्ट्रीय सांस्कृतिक अवशेष, पहली श्रेणी के, दूसरी श्रेणी के, तेजस द्वारा भेजी गई तस्वीरें, सब मिलान कर रही थीं। आरव ने तुरंत फ़ोन मिलाया। कुछ ही घंटों में ज़ाओ गुओरोंग गिरफ्तार हो गया। राष्ट्रीय अवशेष बरामद, अवैध हथियार भी, उसकी संपत्ति फ्रीज, CITIC इलेक्ट्रॉनिक्स सील। आरव ने तानिश को निर्देश दिया, कर्मचारियों को समेटो, टीम इंटीग्रेट करो, नीलामी की तैयारी करो। उसे मालूम था आगे चलकर शेयर संरचना बदलेगी, लेकिन कंपनी का भविष्य इस कदम पर निर्भर था। शाम तक वह वापस विला 15 पहुंच गया। अंधेरा हो चुका था। जिया और नंदिनी लैपटॉप पर कुछ देख रही थीं। आरव, जल्दी आओ। जिया उत्साहित थी। आरव पास गया, स्क्रीन देखी, वह खुद भी चौंक गया। सिर्फ एक एपिसोड के बाद सिया को जिथ स्पिरिट का इमेज एम्बेसडर घोषित कर दिया गया था। आधिकारिक वेबसाइट सिया की पोस्टों से भरी थी। हर पोस्ट पर दसियों हजार टिप्पणियां, कुछ पर लाखों। सिर्फ कुछ घंटों में आरव ने गहरी सांस ली। एक नई सितारा उग रहा था और उसकी रोशनी पूरी दुनिया तक पहुंचेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 139। अगले कुछ ही दिनों में सिया का नाम अकल्पनीय गति से फैलने लगा। हर बड़े सर्च प्लेटफॉर्म पर सिया से जुड़ी खबरें टॉप पर थीं। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड टूट रहे थे। उसके फैन डराने वाली रफ्तार से बढ़ रहे थे। इस फैन समूह में कोई उम्र की सीमा नहीं थी। 70-80 साल के बुजुर्ग से लेकर 7-8 साल की बच्चियां तक, सब उसके दीवाने थे। मीडिया इंटरव्यू के लिए लाइन लगा रहा था, लेकिन सेंट्रल टीवी के आधिकारिक मीडिया के अलावा किसी को भी इंटरव्यू नहीं मिला। इससे सिया और भी रहस्यमयी हो गई। स्टार निर्माण प्रक्रिया पूरी ताकत से चल रही थी।
और इसी उन्माद के बीच दूसरा एलिमिनेशन राउंड शुरू हुआ। ऑडिटोरियम, जिसमें 2500 लोग बैठ सकते थे, पूरा भरा हुआ था। साधारण सीट का ब्लैक टिकट 3000 रुपये से ऊपर पहुंच चुका था और कीमत बढ़ रही थी। बाहर लगे विशाल एलसीडी स्क्रीन के नीचे करीब 20,000 फैन जमा थे। कई लोग सिया की तस्वीरें पकड़े हुए थे, कई लोग बैनर और पोस्टर लेकर खड़े थे। पूरा दृश्य सिया के समर्थन में था। अंदर बाकी प्रतियोगियों के चेहरे उदास थे, आयोजक भी असहज थे। 2500 दर्शकों में 90% से अधिक सिया के फैन थे। जब दूसरे प्रतियोगी बजाते तो हॉल शांत रहता, कहीं कहीं हूटिंग भी होती, लेकिन जैसे ही सिया मंच पर आती, पूरा हॉल गड़गड़ा उठता। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे विजेता पहले ही तय हो चुका हो। 10 प्रतियोगी पहले ही प्रतियोगिता छोड़ चुके थे। इस राउंड के बाद संख्या और कम हो सकती थी। ये दृश्य देखकर आरव और जिया भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इस प्रतियोगिता के बाद सिया दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाएगी। जिया आरव की बाहों में लेटी हुई बोली। उसकी आवाज में अविश्वास और गर्व दोनों थे। आरव भी थोड़ा स्तब्ध था। ये स्तर उसने भी नहीं सोचा था, लेकिन जितनी लोकप्रिय सिया होगी उतना ही वह खुश था। उसे विश्वास था अब सिया विश्व मंच की ओर बढ़ेगी। इस बीच आरव का अपना काम भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। राजवीर मोटर्स का प्रोजेक्ट तेजी से बन रहा था। उस दिन की सख्ती के बाद अब कोई परेशानी नहीं कर रहा था, लेकिन आरव जानता था युवराज का परिवार चुप है, खत्म नहीं हुआ। डिजिटल सिंडिकेट की कंपनी अब CITIC इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम को सफलता से जोड़ चुकी थी। परफेक्ट लाइफ का चौथा और अंतिम क्लोज्ड बीटा शुरू हुआ। सीमा 1 लाख खिलाड़ी। पहले ही दिन सीमा पूरी, फिर सब बढ़ाकर 2 लाख किए गए। दूसरे दिन वह भी भर गए। वेटिंग लिस्ट लंबी थी। लोकप्रियता बड़े ऑनलाइन गेम्स जैसी थी। ओपन बीटा में वास्तविक विस्फोट होना था। आरव 200 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार में ऑडी A8L चला रहा था। उसे श्यामनगर जाना था, CITIC बिल्डिंग की नीलामी में भाग लेने। अचानक पीछे सायरन बजा। एक पुलिस कार तेजी से पास आई। आरव ने रियर व्यू मिरर में देखा। वही महिला अधिकारी। वह माइक से बोली, आप गंभीर ओवरस्पीडिंग कर रहे हैं, साइड में गाड़ी रोकिए। आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। जिना, नियंत्रण लो। गाड़ी की रफ्तार 300 तक पहुंची। पुलिस कार पीछे छूट गई। महिला अधिकारी ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। सोचते हो बच जाओगे? उसने फोन मिलाया। हाईवे एंट्री पर पेट्रोलिंग पुलिस ने आरव को रोका। आरव ने सीधे तेजस को फोन किया। कुछ ही देर में वह बिना समस्या के निकल गया। डिजिटल सिंडिकेट कार्यालय पहुंचा। तानिश और एक पार्टनर दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। अब कंपनी काफी पेशेवर दिख रही थी। पहली मंजिल रिसेप्शन और कस्टमर सर्विस, नई यूनिफॉर्म में 2 रिसेप्शनिस्ट, सब व्यवस्थित। दूसरी मंजिल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, अब 30 से अधिक डेवलपर, सब इंस्टॉल। स्पेस कम लेकिन उत्साह ऊंचा। परफेक्ट लाइफ की सफलता ने पूरी टीम को ऊर्जा दी थी। आरव ने निरीक्षण किया। वह नहीं चाहता था कि उसकी मौजूदगी से तानिश की छवि कम हो। जनरल मैनेजर ऑफिस में उसने GM अकाउंट से गेम में लॉगिन किया। अभी 2 शहर खुले थे, 2 लाख खिलाड़ी उन्हीं में। ओपन बीटा में 8 मुख्य शहर खुलेंगे। संख्या विस्फोट करेगी। आरव ने पूछा, ओपन बीटा के लिए अनुमानित खिलाड़ी संख्या? तानिश बोला, हमारे सर्वे के अनुसार 8 से 10 लाख के बीच। उसकी आंखों में गर्व था। आरव शांत रहा। क्लाइंट डाउनलोड की जरूरत नहीं। ब्राउज़र आधारित गेम। ऑफिस कर्मचारी मुख्य उपभोक्ता वर्ग होंगे। बाजार विशाल था। आरव जानता था यह सिर्फ शुरुआत है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 140। इस समय परफेक्ट लाइफ के पहले चरण का 90% विकास पूरा हो चुका है। महीने के अंत से पहले पहला चरण पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो अगले महीने की पहली तारीख से ओपन बीटा शुरू किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं मिस्टर आरव? तानिश ने ओपन बीटा की तारीख के बारे में पूछा। आखिर असली मालिक आरव ही था। आरव ने हल्का सिर हिलाया। अभी आधा महीना बाकी है, काफी होना चाहिए। फिर उसने पूछा, CITIC इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्डिंग के लिए जो बजट और वैल्यूएशन तैयार करने को कहा था वह हो गया? जी, हो गया। तानिश ने फाइल निकाल कर दी। ये बिल्डिंग 2003 में
6.2 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी। 7 साल में इसकी कीमत बढ़ी है। संरक्षित अनुमान के अनुसार इसकी कीमत 18 से 23 करोड़ रुपये के बीच होनी चाहिए। आरव ने सिर हिलाया। बिल्डिंग में पूरी सुविधाएं थीं, यही कारण था कि वह इसे लेना चाहता था। कुछ क्षण सोचकर उसने कहा, आज दोपहर हम दोनों नीलामी में चलेंगे। तानिश चौंक गया। क्या कंपनी बोली लगाएगी, उसे पहले से अंदाजा था, लेकिन फिर भी विश्वास करना कठिन था। डिजिटल सिंडिकेट के पास 3 करोड़ भी मुश्किल से बचे थे। बिल्डिंग खरीदना असंभव सा लगता था। आरव शांत स्वर में बोला, अगर बोली सफल रही तो मैं 30 करोड़ और निवेश करूंगा। बिल्डिंग की कीमत घटाकर बाकी रकम विज्ञापन और प्रचार में जाएगी। इससे शेयर संरचना बदलेगी, लेकिन कंपनी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तानिश समझ रहा था, अगर आरव न होता तो आज वह यहाँ न होता। दोपहर में वे सरकारी नीलामी केंद्र पहुंचे। तानिश का अनुमान लगभग सही था। 12 करोड़ की शुरुआती बोली आखिरकार 22.5 करोड़ में डिजिटल सिंडिकेट ने जीत हासिल की। 30 करोड़ निवेश के बाद शेयर पुनर्वितरित हुए। आरव 95%, तानिश 2%, बाकी 5 साझेदार 3%। किसी ने आपत्ति नहीं की, क्योंकि कंपनी का भविष्य स्पष्ट था। शाम तक आरव सूर्यनगर लौट गया। उसे हर काम स्वयं करने की जरूरत नहीं थी। बुद्धिमान व्यक्ति निर्णय लेता है, कार्यान्वयन सौंपता है। रात के 10 बजे वह विला नंबर 15 पहुंचा। ऊपर कमरे में जिया फोन पर बात कर रही थी। सिल्क की लो कट नाइट ड्रेस, सुडौल टांगें। अब वह लगभग स्थायी रूप से आरव के कमरे में रहने लगी थी। उसे मना करने का साहस नहीं था। जैसे ही आरव आया, जिया ने फोन रखा। कल हम बीजिंग चलेंगे। कल? जिया मुस्कुराई। प्रतियोगी एक एक कर हट रहे हैं। फाइनल कल दोपहर कर दिया गया है। सिया ने टिकट बुक कर दिए हैं। अब प्रतियोगियों की संख्या 5 रह गई थी। अगर और देर होती तो मंच सिया का एकल प्रदर्शन बन जाता। आरव ने सिर हिलाया। ठीक है, सुबह निकलते हैं। अगली सुबह आरव जल्दी जाग गया। जिया गहरी नींद में थी, चेहरे पर हल्की लालिमा। उसने चुपचाप कंबल ठीक किया, नीचे लॉन में गया। संगमरमर की जमीन पर खड़ा होकर 3 मिनट तक श्वास संतुलित की, फिर हाथ उठाया। उसकी मुट्ठी में समुद्र जैसी लहर थी। पहले ताइजी मुट्ठी, धीमी, संतुलित, हल्की। 5 बार अभ्यास, फिर अचानक ऊर्जा बदल गई। बाघवश अरहत मुट्ठी, तेज, आक्रामक, शक्तिशाली। दोनों शैलियां उसके शरीर में संतुलित थीं। अब उसने मूल तकनीक पकड़ ली थी, लेकिन पूर्ण महारत लंबे अभ्यास से ही आएगी। इसलिए वह रोज 1 घंटा इन दोनों पर देता। फिर गति और शक्ति अभ्यास। झूठा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र 3 गुना। शरीर साधना तकनीक के साथ। दबाव तीव्र था, लेकिन प्रभाव स्पष्ट। वह 4 गुना गुरुत्वाकर्षण की कल्पना करता। कुछ दिन पहले प्रयास किया था, परिणाम शरीर सहन नहीं कर पाया। 3 गुना से 4 गुना, सिर्फ एक स्तर नहीं था। दबाव लगभग 2 गुना महसूस हुआ। वह शरीर साधना का 10% भी पूरा नहीं कर सका। जिना ने अनुमान दिया, गति और शक्ति कम से कम 400 स्तर तक पहुंचे, तब 4 गुना संभव है। इसलिए अभी 3 गुना ही पर्याप्त था। 1-2 महीने अभ्यास के बाद 400 की सीमा पार हो सकती थी। आरव जानता था, उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।